लद्दाख बहुत बेस्ट है। लद्दाख तो मुझे लगता है कि एक बार लद्दाख तो हर एक इंसान को घूमना चाहिए। सेक्स फ्री कंट्री है, यहाँ पर कोई भी कुछ भी कर लेता है। तो आप 36 कंट्री में घूम चुके हैं, ऐसी कौन सी कंट्री थी जहाँ आपको ये रियलाइज हुआ कि यार ये सब तो लोग खुले में कर रहे हैं? तो वहाँ पर यह था कि आप नंगे जाओगे। ओहो। और सारे ग्रुप में, अरे मतलब ये और फाइन था, मतलब अगर आपने अंडरवेयर पहना है यहाँ तो फाइन है। अरबाज भाई, सबसे बेस्ट कंट्री कौन सी लगी आपको? जापान को मैं पहले नंबर पर रखूंगा। इतने इनोसेंट लोग, इतने डिसिप्लिन लोग मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखे। जब मैं वहाँ करबला गया था तो मेरे दिमाग में था कि यार मैं ऐसे इंसान से मिलूंगा जो यजीद के फैमिली से हो। किसी कंट्री में ऐसा लगा आपको कि यार, या ऐसा मोमेंट आया कोई जहाँ आपको थोड़ा सा डर महसूस हुआ कि यार यहाँ मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए? हमने एक ट्रेन ली, तो उस ट्रेन में हमने 17 घंटे का सफर किया। उसके बाद पता लगा कि हम गलत डायरेक्शन में। एक मैं गांव में गया था युगांडा में, तो वहाँ पर एक लेडी के 40 बच्चे थे। नागालैंड के बारे में हम अपने बचपन में ये सुनते थे। हाँ बिल्कुल। कि वो लोग कुत्ता काट के खा जाते हैं, तो ये खाते हैं वहाँ पर कुत्ता? मैं डर गया था भाई, और जो मतलब अगर आपके अंदर डर है तो मैं सलाह नहीं दूंगा इसको, बहुत खतरनाक है। अच्छा अरबाज भाई, आपको किसी कंट्री में पुलिस का सामना करना पड़ा है? बिल्कुल बिल्कुल, सिंगापुर में भाई। अच्छा, कहीं चोरी हुई है आपके साथ? हाँ, चोरी ईरान में हुई है। और उसके बाद उन्होंने $300 दिया। अच्छा। वो जो $300 दिए थे ना, वो मतलब मुझे ये ध्यान आ गया कि यार एक अल्लाह है जो देता है। मतलब अगर मैं आप लोगों से कहूं कि आज का पॉडकास्ट देखने के बाद में आप 36 कंट्रियों के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं, तो आपको कैसा लगेगा? आज मेरे साथ में ऐसे ही शख्स बैठे हैं जो अब तक 36 से ज़्यादा कंट्रियाँ ट्रैवल कर चुके हैं, और लगातार वो ट्रैवल करते हैं। और ट्रैवलिंग बहुत लोग करते हैं, लेकिन उनकी ट्रैवलिंग का एक अलग अंदाज है। वो लोगों को वो दिखाते हैं जो बहुत कम लोग दिखा पाते हैं। तो मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अरबाज भाई का द सेट टॉक पर। थैंक यू ब्रदर, आपने मौका दिया मुझे बोलने का। और जब आपका मैसेज आया था पॉडकास्ट के लिए, तो हम यही सोच रहे थे कि यार मेरा पॉडकास्ट क्यों करेगा। तो बट जैसे ट्रैवल आपने कहा ना, ट्रैवल समटाइम लोगों को लगता है कि हाँ यार ट्रैवल कर रहे हैं, और ट्रैवल करना और उसको फील करना जी, ये वाकई में बहुत एक अलग नजरिया है। जी। अच्छा अरबाज भाई, मेरा सबसे पहला सवाल था, जी क्योंकि ट्रैवलिंग बहुत कम लोग कर पाते हैं, जी। और बहुत सारे लोग कुछ बैरियर हैं उनकी लाइफ के, वो इस वजह से नहीं कर पाते। हम्म आपके दिमाग में ट्रैवलिंग क्यों आई, और 36 कंट्रियां? हम्म मतलब मेरा हिसाब ऐसा है कि मैं अगर अपने घर से दिल्ली भी आता हूँ तो मेरी अम्मी को इतनी फिक्र रहती है। हाँ। तो एक तो आप वो वाली फिक्र बताइए कि आपकी फैमिली कितनी परेशान रहती है। दूसरा है कि आपने चुना क्यों ट्रैवलिंग को? जैसा कि बहुत सारे लोगों को पता है कि मैं ट्रैवल करता हूँ, और मेरे चैनल का नाम अरबाज ब्लॉग्स है। बट इससे पहले भी मेरा एक चैनल था, न्यूज़ चैनल, जहाँ अच्छा। पे मैं काम कर रहा था, और बहुत अच्छा नंबर चल रहा था। जैसे घर में मैं इकलौता हूँ, तो अम्मी को थोड़ी फिक्र रहती थी हमेशा। मम्मी को वो मना करती थी कि न्यूज़ चैनल मत बनाओ, मत काम करो, ये सारी चीज़ें। लेकिन कहते हैं ना, चोर चोरी छोड़ देता है, हेरा फेरी नहीं छोड़ता। तो दिमाग में था कि यार जर्नलिज्म तो करनी है, बट सॉफ्ट जर्नलिज्म करनी है। तो मतलब यार अब ऐसे नहीं समझाना लोगों को, अब जाके समझाना है। तो पहले फिर इंडिया को जानना चाहा, यार इंडिया से शुरुआत करते हैं। जी। तो कश्मीर से शुरू किया, कन्याकुमारी तक एंड किया, और उसके बाद फिर दुनिया घूमी। जी। फिर देखते देखते 36 कंट्री हो गई। जी। अच्छा, सबसे पहले ट्रैवलिंग कहाँ से स्टार्ट किया था आपने ट्रैवल? सबसे पहली कंट्री, या सबसे पहली कंट्री कौन सी थी, और अपने देश में सबसे पहला स्टेट कौन सा था? अपने स्टेट की बात करूं तो मेरा एक दोस्त है हुक्मदेव जी। जो हम सोशल मीडिया से मिले थे। तो मध्य प्रदेश उन्होंने बुलाया। पहले तो मैं दिल्ली कवर करता था, दिल्ली वीडियो बनाता था हिस्टोरिकल। तो मुझे ध्यान है, मेरा पहला जो ब्लॉग था, एक क्यूरियोसिटी थी मेरे अंदर कि यार लाइक ये चीज़, जैसे मुगल के बारे में बात चल रही थी, हम न्यूज़ बनाते थे, तो यार मतलब मुगलों का दौर रहा होगा तो लास्ट कोई मुगल तो होंगे, उनका महल भी होगा, वो कहाँ पर है, ये क्यूरियोसिटी थी। पता चला यार महरौली में है यार। तो वहाँ से स्टार्ट किया, और पहला शहर आप ये कह सकते हो कि दिल्ली से, उसके बाद मैं मध्य प्रदेश गया था, फिर उसके बाद तो बहुत सारे शहर थे। और अगर आउट ऑफ इंडिया की बात करूँ तो मेरी पहली जो कंट्री थी वो जॉर्डन थी। अच्छा। हाँ, बट एक्चुअली मैं इजिप्ट जाना चाहता था, तो इजिप्ट का वो टूर लिया था मैंने पूरा। तो 3 कंट्री का था, तो वो मैं पैलेस्तीन तो जा नहीं पाया, बट पहली जॉर्डन, सेकंड मेरी इजिप्ट थी। जी।
अच्छा, इंडिया से ही शुरू करते हैं। हाँ। सबसे खूबसूरत जगह, या आप, मेरी ऑडियंस, ये जो भी ऑडियंस ये देख रही है पॉडकास्ट, तो आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि आपको, अगर आप हिंदुस्तान में रह रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती पे हैं अगर आप वहाँ नहीं जा रहे तो यार कौन सी जगह होगी ऐसी? वन ऑफ द मोस्ट, मतलब मुझे सबसे जो अच्छी लगी वो कश्मीर। अच्छा। मतलब कश्मीर के बारे में सुन रखा था कि यार इस दुनिया की वो जन्नत बोली जाती है, स्वर्ग बोला जाता है, लेकिन जब मैं वहाँ गया तो वाकई में मैंने फील किया यार वाकई बहुत खूबसूरत जगह है। हम्म। और इससे भी ज़्यादा वहाँ के जो लोग हैं वो जो आपकी हॉस्पिटैलिटी देते हैं, आपको वो वेलकम करते हैं। तो जब मैं गया था तो डल लेक पर रुका था मैं। जी। वहाँ पे एक हाउस बोट होता है ना, बोट हाउस, हम्म। उस पर मैं रुका था। और शाम 4-5 बजे का नज़ारा था, बरसात पड़ रही थी अच्छा। और धूप निकल रही थी। वो एक ऐसा मौसम था कि उसे आप, मैंने कई बार कॉल लगाई अपने फैमिली में और उनसे टाइम जानना चाहा। वो टाइम ऐसा था, कोई 6 बजे बोल रहे थे तो फिट फिट बैठ रहा था, कोई 9 बजे बोल रहे थे तो भी फिट बैठ रहा था। मतलब इतना अच्छा सुहाना मौसम, और कश्मीर को फील किया जा सकता है। अच्छा। कश्मीर मेरी मतलब पहले नंबर पर कश्मीर रखूंगा। हम्म। लद्दाख बहुत बेस्ट है। लद्दाख तो मुझे लगता है कि एक बार लद्दाख तो हर एक इंसान को घूमना चाहिए, स्टूडेंट को घूमना चाहिए, सोलो घूमो, आप ग्रुप में घूमो, लद्दाख तो घूमना ही चाहिए। हम्म। और दैट्स वाई कि मैं अगर रिपीट करने का मौका मिला तो मैं लद्दाख जाऊंगा। अच्छा। अच्छा, आप 36 कंट्रियाँ घूम चुके हैं, लास्ट आप यूएस गए थे। हाँ, यूएस का। और क्योंकि मैं आपकी रील देख रहा था, तो उसमें एक सबसे शॉकिंग जो मुझे लगा, आपका अमाउंट। हाँ आपने उसमें बताया है कि मतलब 10 लाख रुपए के समथिंग में हाँ। उसमें खर्च आया। तो अरबाज भाई, मतलब 10 लाख रुपए सिर्फ एक कंट्री घूमने के लिए, ये शौक है? क्योंकि ये शौक ही हो सकता है, कमाई का तो खैर। यार नहीं, एक्चुअली क्या है कि जब मैं ट्रैवल कर रहा था जी। तो जैसे जब मैंने आउट ऑफ इंडिया मतलब इंटरनेशनल शुरू किया, जॉर्डन से स्टार्ट किया, तो नॉर्मली मैं क्या था, मेरा प्रोसेस धीरे धीरे था। मतलब मैं कभी वायरल की तरह नहीं भागता। हम्म। आई आई बिलीव कि वायरल ना बुखार होता है, और वो बुखार उतरना है एक दिन। तो मेरा ये रहता है कि यार मैं एक, मेरी जो पर्सनैलिटी है, मैं चाहता हूँ लोग मुझे देखने के लिए आए हैं, आज अरबाज ने क्या डाला है, आज अरबाज ने क्या डाला है। तो इसे कहते हैं टारगेट ऑडियंस, टीजी। तो जैसे अगर आप सोशल मीडिया पे होंगे तो लोग अफगानिस्तान जा रहे थे, जी। या हमारे लोग रसिया जाते हैं, वायरल कंट्री, या चाइना जा रहे थे उस समय। बट मैंने वो उस ट्रेंड को फॉलो नहीं किया। तो बट क्या हो रहा था, जब मैं 12-13 कंट्री घूम रहा था, तो जब मैं किसी इंसान से बात करता था तो हर इंसान का ये था, यार आप यूएस गए नहीं गए? तो मतलब इंडिया में क्या, अगर आप ट्रैवल कर रहे हो आउट ऑफ इंडिया तो लोगों को पहले सवाल ये होगा, आप यूरोप गए हो नहीं गए हो, या यूएस गए हो नहीं गए हो। मतलब एक ट्रैवल की वैलिडेशन ही आपको मिल रही है कि अगर आप यूएस नहीं गए तो समझ लो आप कहीं नहीं घूमे हो। तो दिमाग में था यार यूएस जाना है। बट मैं वो गलती नहीं करना चाहता था जो वो लोग कर रहे थे, मतलब वीजा से रिलेटेड। तो पहले मैंने ट्रैवल हिस्ट्री बनाई अपनी। जब मेरी 35 कंट्री हो गई तो उसके बाद मैंने वीज़ा अप्लाई किया और अल्हम्दुलिल्लाह वीज़ा मिल गया, फिर मैं घूमा। रही बात बजट की, तो जब मैं जा रहा था तो ये मैंने सोचा था कि मुझे एटलीस्ट वहाँ सबसे ज़्यादा रहना है। और आपको थोड़ा शौक होगा कि सारे लोगों कि मैं अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा जो रुका हूँ वो यूएस में ही रुका हूँ, 40 दिन। अच्छा। मैं किसी कंट्री में इतना रुका ही नहीं हूँ। और मेरे दिमाग में एक बजट था कि यार मुझे अपना इतना पैसा लेकर चलना, तो 10 लाख था दिमाग में कि 10 लाख, लेकिन वो थोड़े बहुत पैसे बच गए अच्छा। उसमें। तो 8-8.5 लाख रुपए खर्च हुए थे। अच्छा, अब जब यूएस की बात चल रही है तो यूएस की आपको सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी? यार यूएस हमेशा अपने आप को नंबर 1 पर रखना चाहता है। अच्छा। और यहाँ से आप उनके बिजनेस माइंड को समझ सकते हो, और उसके लिए वो मेहनत करता है दिन रात। लाइक एग्जाम्पल देता हूँ आपको कि जब मैं रिटर्न हो रहा था यूएस से, तो मैंने फ्लाइट ली थी, वो यूएस सी थी, यूएस एक्सप्रेस थी आई थिंक। तो एक जो ट्रे होती है ना, खाने की ट्रे होती है जिस पे हम खाना लेते हैं सीट के बगल में, तो उस ट्रे में क्या हो रहा था, उसके लॉक लगा हुआ नहीं था, तो उन्होंने टेप लगा दिया उसको रोकने के लिए। वो मेरी वीडियो बहुत वायरल है और न्यूज़ में भी आई थी पे वो। भी आई हुई है। तो मैंने कोई कंप्लेन नहीं की उनको, मतलब नॉर्मल चीज़ है, इससे मेरी लाइफ पे क्या ही फर्क पड़ रहा है। तो उसमें फिर क्या हुआ, मैंने देखा कि उन लोगों ने आए, लास्ट में उन्होंने सॉरी बोला उसके लिए, और उन्होंने मुझसे पूछा कि हम इसका आपको कंपनसेशन हाँ देना चाहते हैं, बताइए कैसे लेंगे आप, माइल्स लेंगे या डॉलर लेंगे आप। तो उस समय समझ में नहीं आया ये क्या बोल रहे हैं माइल्स के लिए, लेकिन क्या होता है ना कि
अमेरिका में जब आप फ्लाइट लेते हो तो टिकट जो मिलते हैं वो 2 कैटेगरी के होते हैं, आप उनके एप्लीकेशन से लेते हो आप। अच्छा। तो माइल्स भी काउंट होते हैं आपके, ठीक है, रिवार्ड पॉइंट जैसे क्रेडिट कार्ड वगैरह यूज़ करते हो। तो आई चूज कि यार मुझे $100 चाहिए, तो $100 दिए उन्होंने, मतलब अच्छा। बिना किसी कंप्लेन के। तो ये होती है दिल में जगह बनाना। बाकी रूल्स वहाँ के बहुत अच्छे हैं और ह्यूमैनिटी है। जब आप सोशल मीडिया पर जब देखते हो अमेरिका, तो आपको बहुत अलग दिखाई देता है, लेकिन जब रियल में देख जाते हो तो कोई तो वजह होगी जो कि नंबर 1 लोग जाना चाहते हैं वहाँ। जी। लोग 70 लाख 80 लाख 1 करोड़ पे जो हम डंकी सुनते थे, कोई हम्म, तो वजह होगी ना जो लोग जा रहे हैं वहाँ, जी और वो 1 करोड़ रुपया खर्च करने तैयार है, फिर वहां से आने तैयार नहीं है। जी। तो है यूएस नंबर 1 है। अच्छा अरबाज भाई, 36 कंट्री आप घूमे हैं, तो मेरा सवाल था कि बहुत सारी हम बचपन से मिथ सुनते आ रहे हैं कि ये कंट्री जो है, यहाँ पर तो मतलब सेक्स फ्री कंट्री है, हम्म यहाँ पर कोई भी कुछ भी कर लेता है, हम्म मतलब बड़ी अजीब अजीब बातें हम लोगों ने सुनी है। हम्म। तो आप 36 कंट्री में घूम चुके हैं, ऐसी कौन सी कंट्री थी जहां आपको ये रियलाइज हुआ कि यार ये सब तो लोग खुले में कर रहे हैं? खुले में मतलब आप कर सकते हो। यार ये तो आप जब इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश से निकल जाओगे बाहर जी। थोड़ा, तो ये चीजें आपको मिलना शुरू हो जाती है। लाइक जैसे दूर मत जाओ, थाईलैंड ले लो आप। अच्छा। बट एक शॉकिंग फैक्ट आपको लगेगा थाईलैंड के बारे में कि ये सारी चीजें इलीगल है वहां पे। अच्छा, हो रही है लीगल, लेकिन वो है इलीगल। मतलब लीगल नहीं है? ना, लीगल नहीं है। यार ये ऐसा लगता है सबको, हाँ मतलब अगर आप किसी से बोलो भी ना थाईलैंड जा रहा हूँ, हाँ। तो आदमी अपने दिमाग में सोच लेता है कि भाई, नहीं, अगर लड़का कोई कह रहा है कि मैं थाईलैंड जा रहा हूँ, तो फिर उसकी दिमाग में यह चीज हाँ आती है कि मतलब स्पा उसके ये। सामने वालों के हाँ। बट लोग कर रहे हैं सब चीजें, लेकिन वो लीगल नहीं है वहां पे। लीगल कहाँ पर है? कहीं है लीगल किसी हाँ, कंट्री? बहुत सारी कंट्री होंगी, लेकिन अभी तक जिस कंट्री में गया हूँ, तो वहां पर अभी तो जैसे जापान गया था मैं, जापान में तो वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो काफी प्रमोट कर रही है इसी को, क्योंकि जनसंख्या उनकी कम है। वो चाह रही है कि यहाँ के लोग शादी करें, लोग शादी करने तैयार नहीं है। उसके बाद मतलब कपल भी बन गए तो बच्चे करने तैयार नहीं है। जब कोरिया गया था मैं, हाँ साउथ कोरिया गया था, तो वहाँ पर तो अगर आप बेबी होता तो वो गवर्नमेंट उनको पैसा देती है, अच्छा। शादी करने के पैसे दे रही है उनको कि आप शादी करो, बेबी करो, इस तरह के। हम्म। तो ये सारी चीजें हैं। नहीं, मैं ये जानना चाहूंगा सबसे अजीब माहौल मतलब किस कंट्री का लगा आपको इससे रिलेटेड, जहां पर आप गए हो और आपने देखा हो कि यार यहाँ तो ये सब मतलब या बहुत ज्यादा आसान है करना। आसान तो जैसे अभी सिंपल से ले लो, वियतनाम ले लो आप। हम्म। वियतनाम बहुत इजी लगता है मुझे थोड़ा, इन लोग भी। क्योंकि मैंने आपकी 1-2 वीडियो देखी थी जहां पर आप जा रहे थे कि वहां लड़के खड़े हुए हैं नंगे, हाँ मतलब शर्टलेस, हाँ। और वहां लड़कियां उनको पीटने के पैसे दे रही हैं ये इस तरीके से, हाँ, क्योंकि ये भी एक हाँ, उसी फैंटेसी उसमें है। जी। नहीं, फैंटेसी है ये लास वेगास की है। जब अच्छा। लास वेगास गया था मैं, ये नवादा वहाँ उनकी स्टेट पड़ती है, और उसी का लास वेगास है जहाँ की नाइट लाइफ बहुत मशहूर है। तो वो एक फैंटेसी है उनकी हम्म। कि लोग पिटने के लोग मतलब वो पैसे, फोटो खिंचवाने के पैसे ले रहे हैं, एक फैंटेसी है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूँ अमेरिका के बारे में, उनकी नाइट लाइफ बहुत डिसेंट है। अच्छा। हाँ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो लास वेगास में लीगल है। जैसे वहाँ पर जैसे जो स्मगलिंग जुआ है वो लीगल है वहाँ पर, लेकिन उनके हर स्टेट में लीगल नहीं है। हम्म। शिकागो में तो लीगल है ही नहीं। मतलब उन्होंने ऐसा कर रखा है कि अगर आपको ये करना है कि तो आपको इस स्टेट में आना पड़ेगा। एग्जैक्टली और एग्जैक्टली। इससे क्या होता है कि उनकी कमाई वगैरह सारी चीजें हर हाँ स्टेट का अपना अलग अलग हाँ हाँ। है। मतलब आप ये कह सकते हो कि यूएस की जो नाइट लाइफ है ना, उसकी एक क्लास है। जी। मतलब पहला लगता था कि जैसे हम सुनते हैं ना वीडियो में, यार ये बट ऐसा नहीं है। मतलब एक सभ्य वाली, एक तमीज़ वाली। मतलब लास वेगास भी बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन मैंने उसमें भी एक उनका क्लास देखा। तो बट ये है कि बहुत सारी चीज़ें जो और स्टेट में नहीं है, वो लास वेगास में आपको बहुत ईजी मिल जाएंगी। ईजी मिल जाएंगी, बट पर्दे में, दायरे में। मतलब ऐसा नहीं है, हम्म। ये कहना चाह रहा है, ये बात है कि जैसा हमें लगता है ना दूर से हाँ अंग्रेजों की लाइफ, हाँ बिल्कुल कि exact। भाई बस, हाँ। क्योंकि क्या है कि हम जब लोग ज्यादातर लोग देखते हैं तो हम्म। उन्हें ऐसे ही लगता है कि यार यहाँ पे तो सब कुछ खुल्लम हाँ खुल्ला है, लेकिन ऐसा नहीं है अगर आप वहां जाते हो तो। एग्जैक्टली जी। एग्जैक्टली। अच्छा अरबाज भाई, सबसे बेस्ट कंट्री कौन सी लगी आपको? यार मैं पहले नंबर पे मैं तो इंसान वाइज, मतलब जो मुझे सबसे अनुशासन वाले लोग लगे, जापान। अच्छा। जापान को मैं पहले नंबर पे रखूंगा। इतने इनोसेंट लोग, इतने डिसिप्लिन लोग मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखे। अच्छा। मैं चाहता हूँ ये रील चलाएं आप, 3 बज रहे हैं इस समय, 3 बजे आप ये देखेंगे ये बंदा जो है रोड क्रॉस करने तैयार नहीं है, रेड लाइट का ध्यान रख रहा है। और ये सर्विस रोड पे, मेन रोड की बात नहीं कर रहा हूँ। अच्छा। मेन रोड की बराबर में सर्विस रोड, वहां तो कोई ट्रक आएगा नहीं। रात के 3 बजे भी वो उसका ख्याल रख रहा है। हम्म। और आप
कभी आप देखोगे जैसे एयरपोर्ट की वीडियो वायरल होती है लगेज की, तो जापान एक ऐसी कंट्री है जो आपके लगेज का बहुत ना ख्याल रखता है बहुत ज़्यादा। और मुझे ध्यान है कि जब मैं जापान में था तो लगभग 15 दिन रहा था, क्योंकि मैं वीज़ा ही 15-16 दिन का था वीज़ा, तो 15 दिन रहा था मैं। मुझे सबसे ज़्यादा हम्बल लोग, सबसे ज़्यादा इनोसेंट लोग मुझे जो लगे, जापान के लगे। मैं हिरोशिमा पे था, जहाँ पर अटैक हुआ था, तो मैंने किसी से एड्रेस पूछा। एक तो लैंग्वेज बैरियर की थोड़ी दिक्कत थी, बट उन्होंने बताया। सडनली ही रियलाइज्ड कि यार मैंने गलत बता दिया। अच्छा। हाँ, सो वो आया, 300 मीटर से भागता-भागता हुआ आया। सॉरी, 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 और बोले सर ऐसे जाइए, ऐसे जाइए। आई क्राइड दैट टाइम कि यार मुझे रोना आ गया कि यार मतलब ये बंदा कितने इनोसेंट है। हाँ, उसको फील हुई ये बात कि हाँ, यार। जापान फर्स्ट नंबर, बट अनुशासन के मामले में और टेक्नोलॉजी वाइज अच्छा है। अच्छा भाई, बट मेरा फेवरेट यूएस है। अच्छा, हाँ, मेरा आई लव यूएस, मतलब मतलब ड्रीम कम ट्रू। हाँ, मतलब कोई बात तो है उस कंट्री में। जी। अच्छा भाई, जापान पर आते हैं। जापान की टेक्नोलॉजी आपने क्या क्या देखी जो आपको देख के लगा हो कि यार ये तो दुनिया से कम 50 साल तो आगे हैं ये भाई कुछ, क्योंकि हाँ, एग्जैक्टली जापान के बारे में हमने ये सुना है कि भाई जो यहाँ पर अब है वो वहाँ 2000 में था। एग्जैक्टली। तो मैं मतलब बहुत तफसील से जानना चाहूंगा जापान की टेक्नोलॉजी पर। भाई एक तो ये ले लो जिसका हम सबका एक्सेस है और होता है लाइफ में, जिसे हम डेली लाइफ में यूज करना चाहते हैं। मेट्रो को ले लो। जी। 1964 में मेट्रो आ गई थी वहाँ, 1964 में, और उसकी स्पीड थी 200। उफ। 1964 में। मुझे ध्यान है कि जब मैं पढ़ रहा था अपने इंडिया के बारे में, तो 2025 में ये प्रॉमिस किया गया था कि 2025 के लास्ट तक जो है हम अहमदाबाद से गुजरात में, सॉरी अहमदाबाद से मुंबई या महाराष्ट्र ट्रायल शुरू हो जाएगा। तो अभी 26 लग गया, अभी तक आई होप कि 26 के लास्ट तक ट्रायल आ जाए। तो अभी आप देखोगे 1964 से आप जोड़िए तो मेरे हिसाब से लगभग ऑलमोस्ट 60 साल हो गए होंगे आई थिंक, ये 60 साल होने वाले ज्यादा हो हैं। गए। हाँ, तो एक तो यही चीज टेक्नोलॉजी है। आप 60 साल ये कह सकते हो, या ये कह लीजिए वो 60 साल आगे हैं, या ये कह लीजिए हम 60 साल पीछे हैं। दूसरी चीज उनकी क्या लगी कि बहुत एडवांस है। लाइक जब मैंने ओपन टॉयलेट दिखाए थे उनके, जी। कि बाहर से तो लग रहा है यार ये तो बहुत ओपन है यार, मतलब सब खुला खुला लग रहा है, लेकिन जब अंदर जाओगे उसको आप बटन दबाओगे तो वो सब कुछ मतलब इनविजिबल हो जाता है, कुछ दिखाई नहीं देता। अच्छा। ये चीज थी। अब तो बहुत सारी चीजें जैसे चाइना में भी आ गई है, लाइक जैसे ड्रोन से खाना मंगा रहे हो आप, ये अच्छा। चीज चाइना में है। एक चीज है वहां पर, जैसे मोबाइल है आपका, मोबाइल जैसे आप हैंड वॉश करते हो, तो मोबाइल भी सैनिटाइज के लिए वहां पर एक ऑप्शन है, मोबाइल रखोगे तो मोबाइल भी सैनिटाइज हो जाएगा आपका। अच्छा। ये चीज भी है। आपका पेस्ट आ गया, मैंने वीडियो बनाई थी उसकी, कोलगेट की पेस्ट कर रहे हो आप, तो अभी क्या होता है कि जैसे अभी आप जा रहे हो कहीं तो आपको पेस्ट लेना पड़ेगा, खोलोगे बांधोगे नहीं। उनके जो टूथब्रश है उन पर ऑलरेडी पेस्ट लगा हुआ है, यूज एंड थ्रो, जी। आप यूज करो उसको फेंक दो, इस तरीके से। और बहुत सारी चीजें, एक मैंने देखा कि एक बिल्डिंग के अंदर से जो है वो निकल रही है वहां से, मतलब कार का एक्सेस है, हाईवे बना हुआ है, बिल्डिंग के अंदर हाईवे बना हुआ है। जी। बात हाईवे की नहीं, बात यह है कि हाईवे चल रहा है, हिल भी रहा होगा, वो सारी चीजें होगी, कैसे मेंटेन रख रहे हैं। तो जापान इज नेक्स्ट लेवल। मतलब उनकी छोटी सी चीज आप देखोगे, उनके जो नाले हैं, नाले को उन्होंने इस तरह से डिजाइन कर रखा है कि उसको भी उन्होंने टूरिस्ट पॉइंट बना रखा है। अच्छा। हाँ, नालों को भी टूरिस्ट पॉइंट, मतलब पानी वाले नाले। हाँ उसको भी टूरिस्ट पॉइंट बना रखा है। तो दे आर अमेजिंग, बहुत आगे हैं वो, उनकी हर एक चीज यूनिक है। अच्छा, लोग कैसे हैं जापान के? बहुत हम्बल, मैंने कहा ना सबसे पूरी दुनिया में मुझे अभी तक जितना मैं घूमा हूँ जी। सबसे ज्यादा इनोसेंट लोग लगे मुझे। अच्छा भाई, जैसे ये कहते हैं कि हिरोशिमा वाली जगह पर जहाँ पर न्यूक्लियर अटैक हुआ था, कि वहाँ की आबो हवा कैसी लगी? वहाँ पर ऐसा महसूस होता है कि हाँ यहाँ कुछ हुआ है? अब महसूस नहीं होता। एक बिल्डिंग उन्होंने रिमाइंड रखी हुई है लोगों को बताने के लिए यहाँ पे ये हुआ था, बट इतनी जल्दी उसको इतना डेवलप करना, आपको लगेगा यार वाकई में यार इनको ये गॉड गिफ्ट है, या वाकई में मतलब इनके साथ दुआएं जुड़ी हुई है कि कैसे इन्होंने ग्रो किया अपने आप को। जब मैं हिरोशिमा में गया था तो लग ही नहीं रहा था कि यार यहाँ पर अटैक हुआ होगा, जबकि कितने मेरे हिसाब से लाखों लोग वहां पर जो है इस दुनिया से चले गए थे। जी। तो इससे मतलब काफी कह सकते हो कि डेवलप जगह है। जी। अच्छा, ईरान की बात करना चाहूंगा मैं, बताइए। क्योंकि आप ईरान भी गए हुए हैं। जी। तो ईरान का एक्सपीरियंस कैसा रहा? जब मैं वहां गया था तो पेट्रोल जैसे मैंने बताया था बहुत सस्ता था, गैस ऑलमोस्ट पेट्रोल क्या क्या रेट है वहाँ लगभग पर? 1 या 2 रुपए लीटर पेट्रोल है। अच्छा। हाँ, और आप पानी? $1 में पूरी कार मतलब आपकी पूरी टंकी भर जाएगी। और पानी? पानी, पानी थोड़ा महंगा है, मतलब ऑलमोस्ट लगभग वही 10 रुपए की बोतल, 15 रुपए की बोतल इंडिया के हिसाब से। जी। अच्छा, करबला का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? अमेजिंग यार, वो तो जगह ही ऐसी यार, करबला तो अल्हम्दुलिल्लाह, वो तो
ये मान के चलिए पूरी दुनिया का मुसलमान वहाँ जाना चाहता है। जब मैं वहाँ करबला गया था तो मेरे दिमाग में था कि यार मैं ऐसे इंसान से मिलूंगा जो यजीद के फैमिली से हो। अच्छा। हाँ, मतलब ऐसा ना कि देखिए क्रिटिसिज्म होना चाहिए। तो अभी आप देखोगे जैसे बहुत सारी दुनिया में ऐसे लोग हैं जो अल्लाह को ना मानने वाले लोग हैं, जी। मिल जाएंगे आपको। बड़ी से बड़ी शख्सियत को ले लीजिए आप, उसको ना मानने वाले लोग मिल जाएंगे। मुझे एक भी इंसान आज तक ऐसा नहीं मिला जो यजीद को मानने वाला हो। मतलब उनकी फैमिली तो रही होगी ना अपने टाइम में, जी कुनबा भी रहा होगा। जी, हाँ हाँ, सही बात। तो और वो यहाँ के ही थे, बगदाद के थे, मतलब करबला वहाँ के थे। लेकिन एक भी इंसान अपने आप को ये भी जोड़ने तैयार नहीं है कि हम इस खानदान से थे। तो आप सोचिए क्या नाम है आप, क्या मर्तबा है आपका। मतलब एक आपका तो मर्तबा है हमारे प्यारे आका का, लेकिन वो कहते हैं ना नहीं, अपने देवते के लिए नहीं, वो चीज बर्दाश्त नहीं है बिल्कुल भी। अल्लाह ने लोगों के दिलों में वो मोहब्बत डाल रखी है कि अल्लाह के बगावत वाले लोग मिल जाएंगे आपको। इस दुनिया में ऐसे लोग मिल जाएंगे जो अल्लाह को नहीं मानते। आपको देखो बहुत सारी डिबेट मिल जाएगी आपको। जी जी, ऐसे भी लोग मिल जाएंगे। हाँ, ऐसे भी लोग मिल जाएंगे जो हमारे प्यारे आका हैं, उनको वो ऐसे क्रिटिसाइज नहीं करते लेकिन दूसरे तरीके से करते हैं। लेकिन आपको एक भी इंसान ऐसा नहीं मिलेगा जो ये कटाक्ष करता हो कि हम जो है हजरत इमाम हुसैन को, हजरत इमाम हसन को पसंद नहीं करते, या वो ये कहे कि यार मैं यजीद की फैमिली से हूं। एक भी इंसान, या मैं यजीद को सपोर्ट, हाँ, पूरी दुनिया में एक भी इंसान। हकीकत बात, मैं पूरा रिमाइंड कर रहा हूँ कि नहीं है कोई भी ऐसा। आप दिमाग लगाओ ना, ऐसा कौन सा दुनिया में पावरफुल इंसान है जिसका क्रिटिसिज्म ना हो। लाइक एलन मस्क है, उसके हैं, बिल गेट्स है, उसका है। सबसे बड़ी शख्सियत अल्लाह, उसके खिलाफ हैं लोग, मिल जाएंगे लोग आपको डिबेट वाले। लेकिन एक भी इंसान मैंने आज तक ऐसा नहीं मिला जो ये कहने वाला हो कि यार हम उनको पसंद नहीं करते। तो बहुत सारी चीजें समझ में आती है कि इससे ये समझ में आता है कि अल्लाह ने जो मोहब्बत डाल रखी है कि नहीं जी, कि वहां पर नहीं, वहां पर टॉलरेंस नहीं भाई, वहां पे बिल्कुल जीरो। तो उस जगह की बात ही अलग है यार। उस जगह पर जाओगे आप, मोहब्बत हो जाएगी, आपको चीज समझ पाएगी कि यार ये जो इस्लाम फैला इसके लिए कितनी मेहनतें हुई हैं, ये हमें इतनी आसानी से तो नहीं मिला होगा जी। तो ये है। अच्छा अरबाज भाई, आप जितनी भी कंट्रियों में घूमे हैं, किसी कंट्री में ऐसा लगा आपको कि यार, या ऐसा मोमेंट आया कोई जहां आपको थोड़ा सा डर महसूस हुआ हो कि यार यहाँ मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए, या जैसा होता है जैसा कहीं रात को निकल रहे हैं, मतलब जहां पर आपको डर लगा हो कि यार बस यहाँ से जल्दी से निकल जाऊं? यार ये चाइना में मेरे साथ हुआ था। एक तो लैंग्वेज बैरियर थी वहाँ पे जी, दूसरा सोशल मीडिया का एक्सेस नहीं है वहाँ पे, मतलब जैसे नेट नहीं है जी, मतलब नेट कह रहा हूँ कि जैसे हमारे पास व्हाट्सएप है तो वहाँ पर उनका वीचैट है अपना, हमारे पास अपना जैसे गूगल है तो उनके पास गूगल उनका अलग है, जो भी होगा उनका सारी चीज़ें उनकी अपनी है, तो एक्सेस नहीं है। तो हमेशा वीपीएन लगाना, और वीपीएन हर वीपीएन भी काम नहीं कर रहा था अलग अलग प्रोविंस में, मतलब अलग अलग स्टेट में काम नहीं कर रहा था, अलग अलग था ये था। तो मुझे ध्यान है कि जब मैं चाइना की महान दीवार कवर कर रहा था जी, तो मेरे पास करेंसी थी। तो एक इंडियन फैमिली आई तो मैंने उसको करेंसी दे दी ताब में आकर के, मैंने ले ले, कोई दिक्कत नहीं, हमें एटीएम से निकाल लेंगे। अब एटीएम से पैसे निकल नहीं रहे थे, लैंग्वेज समझ में आ नहीं रही थी किसी की, क्रेडिट कार्ड का एक्सेस था नहीं, नेट चल नहीं रहा था, वीपीएन बंद था। तो दैट टाइम आई वॉज कम्प्लीटली आउट ऑफ एनीथिंग, मतलब कुछ नहीं था मेरे पास, कोई जरिया नहीं था, कुछ भी नहीं था, ना रिलेटिव थे, ना दोस्त थे, ना फोन थे, ना पैसा था, ना कुछ भी था। तो लगभग 1.5 घंटे के लिए मैं बिल्कुल ऐसा हो गया था यार कहाँ आ गया, गलत हो गया। और ये अक्सर ना आपको हर देश में अक्सर ऐसा होता है, नंबर बड़ा छोटा हो सकता है कि कहाँ पे ज़्यादा हुआ। तो चाइना मेरे लिए बहुत मिस्टीरियस कंट्री थी। चाइना में लगभग रहा था 22-23 दिन, ऑलमोस्ट 24 दिन रहा था। तो चाइना क्योंकि नेट की बहुत दिक्कत थी। अच्छा, हमारा खाना बहुत अलग होता है, उनका खाना बहुत अलग होता है, वो ऑलमोस्ट हर खाने में उनका पोर्क होता है इस तरीके से, तो वो दिक्कत थी मेरी। तो फिर जब मैं उइगर मुसलमान कवर कर रहा था तो वो प्रोविंस बहुत अलग है, मतलब उसके लिए आपको ट्रेन लेनी पड़ती है, तो लगभग 35 घंटे की ट्रेन आ रही थी, फ्लाइट से जा रहे हो तो वो फिर बहुत महंगा जा रहा है। तो मुझे ध्यान है कि हमने एक ट्रेन ली, तो उस ट्रेन में हमने 17 घंटे का सफर किया, उसके बाद पता लगा कि हम गलत डायरेक्शन में आ गए। अब जैसे मैंने कहा कि लैंग्वेज बैरियर, दूसरा क्या है कि नेट नहीं चल रहा आसानी से। ऐसा नहीं है कि लोग इनोसेंट, लोग बहुत हेल्प करना चाहते हैं,
लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही कर है नहीं कि पाते, हाँ वही exactly, कम्युनिकेशन ठीक बिल्कुल तरीके से बिल्कुल। नहीं हो पाता। तो मैं चाइना मेरे लिए बहुत मिस्टीरियस था, मतलब काफी बार डर लगा मुझे वहां पे। अच्छा। अच्छा, चाइना और जापान में टेक्नोलॉजी में आपको कौन सी कंट्री ज्यादा आगे दो लगी? हाथ, दोनों हाथ, जैसे दोनों हाथ के बिना आप, एक हाथ के बिना आप नहीं रह सकते, जी। तो इसी तरह के एक चाइना एक जापान, दोनों ही आप। चाइना की कोई ऐसी कहानी हो, कोई ऐसी बात जहां आपको देखकर लगा हो कि चाइना मुझे ऐसा लगता है कि वो अपना कंपटीशन ना में यूएस से अलावा करता ही नहीं किसी से भी। हम्म, वो छोटी मोटी कंट्री को मानते ही नहीं, मतलब इसमें। और उन्हें वो जो सिखाते हैं अपने लोगों को, बिलीव योर सेल्फ, हम्म, उनकी जो प्रे है उसमें सिखाया जाता है हर इंसान के पास काम है, हर इंसान को बराबर का दर्जा देना, सामने वाले काम की रेस्पेक्ट करना। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में अभी आप देखोगे, जैसे आप गूगल पर सर्च करोगे कि टॉप 10 बिल्डिंग ऊंची इन द वर्ल्ड, तो अभी आपको बुर्ज खलीफा नाम मिलेगा, लेकिन 2006 से पहले आप देखोगे तो वो संघाई टावर था। हम्म, आज भी टॉप 10 जो रिकॉर्ड में रही हैं, 10 में से 6 बिल्डिंग आपको जो है चाइना की चाइना मिलेंगी। की। आप ये सर्च करोगे, वन ऑफ द मोस्ट, मतलब बिगेस्ट, एक तरीके से कह सकते हो कि सबसे बड़ा मॉल पूरी दुनिया में, तो आज वो भले से दुबई पहले कि वो कभी चाइना में चाइना था। पे। आप और बड़ी बात नहीं है वो फिर से वो नंबर 1 होना चाहे तो कोई सी भी आप निकाल लीजिए, कोई सी भी, आप डीपेस्ट स्विमिंग पूल ले लीजिए, कोई से भी ले लीजिए, जो आज रिकॉर्ड भले से भी वो ब्रेक हो गया है, लेकिन वो सारी उनके पास है, हर जी। चीज है उनके पास। अच्छा, पानी के नीचे जो वो निकाल रखा है वो भी तो चाइना में ही था। चाइना चाइना जी। पे ही है। वहां गए हो आप? हाँ गया हूँ। उनके जो ब्रिज हैं, जी। उनके जो ग्लास वाले ब्रिज हैं वो देख लीजिए। जो जांगजियाजी जो जगह है, जो माउंटेन देखो जहाँ पे अवतार मूवी शूट हुई है, वो वहां पर है। जो मैं चला था चाइना वाला, जो मैंने माउंट वो शीशे वाला ब्रिज किया था। जी। मोस्ट डेंजरस एक्टिविटी आप देख लो, जंप, बंजी जंपिंग देख लो, आप जिप लाइन देख लो, कोई सी भी एक्टिविटी आप इस दुनिया में आप देखोगे, भले से वो उनके पास रिकॉर्ड ना रहा हो, लेकिन रिकॉर्ड को होल्ड उन्होंने लंबे समय तक उन्होंने किया, हम्म, हर चीज में। हम्म। अच्छा, टेक्नोलॉजी में जैसे जैसा हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि हम्म। छोटे छोटे बच्चे गैजेट्स बना रहे हैं, हाँ, तो ऐसा होता है वहाँ पर? 18 मिनट के अंदर मेरा मोबाइल असेंबल कर दिया था, खोल के बांध दिया था चाइना में, अच्छा। लड़कियों ने। टोटल लड़की जो वहाँ की, जो शहर का नाम भूल रहा हूँ, आई थिंक संजन मार्केट है, ऐसी कुछ संगेन ऐसी कुछ मार्केट है वहाँ पे, बिगेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड इलेक्ट्रॉनिक। तो मेरा मोबाइल खराब हो रहा था, 13 था मेरा प्रो मैक्स, खराब हो रहा था, तो मुझे सही कराना था वहाँ। 18 मिनट घड़ी से खोल करके उन्होंने खोल दिया, पूरा बांध दिया, सही कर दिया, रिपेयर कर दिया। अच्छा। बाकी खाने खाने का हिसाब कैसा है चाइना का? चाइना, मतलब बहुत हाँ, आसानी से मिल जाता है वहाँ पर नहीं हमारा नहीं खाना? आसानी से मिलता है। थोड़ा जैसे मैं ट्रैवल में भी थोड़ा वेजिटेरियन हूँ, तो वेजिटेरियन की बड़ी दिक्कत होती है ट्रैवल में, अच्छा। स्पेशली एशिया कंट्री में। हम्म, विद इन, जैसे अभी थाईलैंड और वियतनाम में क्या है कि इंडिया के लोगों को ज़्यादा एक्सेस है, तो वहाँ तो इंडियन खाना मिल जाता है। ठीक है, आप जापान जाओगे, साउथ कोरिया जाओगे, आप चाइना जाओगे, आप तो यहाँ पर बहुत दिक्कत आएगी। विद इन इंडोनेशिया, मलेशिया, यहाँ पर थोड़ी सी आपको दिक्कत आती है। जी। जापान और चाइना में ज़्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि इतना होटल होते हैं तो दूर होते हैं, फिर वो हम्म, महंगे होते हैं। जी। स्पेशली उनके खाने में ना पोर्क है, पोर्क एक तो सस्ता खाना होता है उनके लिए, हम्म, और बड़ा इजी वो मिल जाता है उनको थोड़ा। जी। अच्छा, मैं आपकी वहाँ की वीडियो देख रहा था अफ्रीका की, हम्म। जहाँ वो आदिमानव टाइप के लोग होते हैं। जी। तो वहां पर आप चले गए, आपको डर नहीं लगा? क्योंकि वो लोग ऐसे ही होते हैं, वो कुछ भी खा लेते हैं। और अब वो बता रहे थे कि मतलब कोई भी एक एक हस्बैंड 10 बीवियां रख सकता है, हाँ वो डंडी लगा देता है। तो वो सब कैसा एक्सपीरियंस रहा वहाँ का? यार, एक्सप्रेस तो यूनिक था। जैसे पहला डर पे आते हैं, डर जी। जब आप बहुत बचपन में बहुत कुछ देख लेते हो, जी। तो वो डर खत्म हो जाता है, आपके दिमाग से निकल जाता है, तो डर तो नहीं था। जी। जब आप, डर कब होता है, जब आपके पास एसेट होता है, फैमिली बड़ी होती है, एक इमोशनल अटैच होता है। हम्म, जब वो चीज़ नहीं होती है आपके साथ जुड़ी हुई, तो आपको लगता है कि अब फिर डरना नहीं है हम्म, लाइफ में। रही बात ये तो डर वाली बात थी। जब रही बात एक्सपीरियंस की, तो ट्राइब मुझे एक्सप्लोर करना था कि यार नहीं, मुझे बिल्कुल ज़मीन पर जाना, कि ये वहाँ का जो कल्चर है इस तरीके से। अमूमन लोग शहर जाते हैं, शहर से मतलब एक देश का नज़रिया तय होता है, लेकिन शहर से अलावा भी गांव जुड़े हुए होते हैं। तो जब हम उस ट्राइब में पहुँचे, तो उस ट्राइब का एक्सपीरियंस बहुत अलग था, कि वो लोग खाना खा रहे हैं पुराने स्टाइल में अभी भी। कई बार फैमिली पर शीशे भी नहीं है अभी भी, अच्छा। आग जला रहे हैं तो पुराने स्टाइल में जला रहे हैं हम्म, आग। फिर उनका जैसे शादी में बच्चों वाला था कि यार वाइफ है, तो शेयरिंग वाला वाइफ हम्म, वाला मसला था कि यार यहाँ पे कितने भी लोग शादी कर सकते हैं, गाय देनी है उनको और बदले में शादी करनी है।
तो ये सारी चीज़ थी, तो वो एक यूनिक एक्सपीरियंस था कि यार ये समय कैसा रहा होगा। मतलब जैसे आज हम इंडिया में तो ऐसा नहीं है, सारी चीज़ें नहीं है। एक मैं गाँव में गया था, तंजानिया गाँव में, सॉरी युगांडा में। तो वहाँ पर एक लेडी के 40 बच्चे थे। अच्छा। हाँ, वो स्टोरी मैंने कवर करी थी वो। देखिए मैंने। 40 बच्चे एक लेडी के होना, और सर्वाइवल कैसा होगा उनका, मतलब इस तरह का था कि खाना नहीं था उन पे। तो मैं सोच रहा था यार मैं क्या लेके जाऊँ? अगर मैं कुछ भी लेके जाता हूँ उनके लिए, विद इन एग भी लेके जाता हूँ, तो एटलीस्ट 40 एग तो 40 चाहिए। एग तो चाहिए। और एक एग में होगा क्या? जी। या कुछ भी वो ले जाता खाते हूँ, भी ज्यादा होंगे। खाते भी ज़्यादा थे। तो जब मैं उनसे मिला मतलब तो अगर उनकी कोई दावत करे तो। हाँ, उनके कपड़े भी फट रहे थे। तो जी। मैं गया वहाँ पर इस तरीके से, मिला उनसे। तो कैमरे पे थोड़े शाय हैं वो इस तरीके से। तो बातों बातों में मैं निकल गया, मैं कैमरे पर शाय हो और रियल लाइफ में शाय होते तो आज ये दिक्कत नहीं होती इस जी। तरीके से। बट बिलीफ है भाई, जब उन्हें प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, वो जो कंट्री है, वो हाँ, जो लोग हैं, हाँ, वो गरीबी की वजह से ऐसे हैं, हाँ, या उन तक एजुकेशन नहीं पहुंचती, हाँ। या वो रहना ही ऐसे चाहते हैं, ये क्या रियलाइज करा आपने दो वहाँ जाके? चीजें देखो, एक एजुकेशन तो होती है, जी। लेकिन इसके साथ जो ज्योग्राफिकल एक चीज होती है कि वातावरण कैसा है। जी। जैसे अभी आप देखोगे 20 साल पहले दुबई में लोग नहीं जा रहे थे, रेत था। हम्म। देखिए आज सर्वाइवल बहुत इजी है। हम्म। पानी नहीं था 20 साल पहले, हम्म। अब पानी इजी मिल रहा तो लोग गल्फ में जा रहे हैं ना धीरे जी। धीरे। इसी तरीके से वहां पर जैसे नदी नहीं है, बहुत सारी कंट्री ऐसी हैं जो लैंड लॉक है, हम्म। नदी है ही नहीं। हम्म। ठीक है, जैसे आप तंजानिया आप लोगे, आप युगांडा लोगे, और तुम्हारे की एक जो बुरुंडी है, वो कंट्री की हालत इतनी खराब है, बहुत ज़्यादा खराब है। दूसरा क्या है कि फिर वहां से जब एजुकेशन नहीं होती तो करप्शन पैदा होता है। जी। और आज का दौर ऐसा है कि जहां पर अगर इंसान रिपीट जा रहा है तो समझ लीजिए वो जाके आपको बिजनेस भी देगा। हम्म। तो होता क्या है कि जैसे अभी मेरा जो एक्सपीरियंस अफ्रीका में इमिग्रेशन पर अच्छा नहीं रहा। अच्छा। मेरा ही नहीं, ज़्यादातर जो क्रिएटर गए उनका एक्सपीरियंस अच्छा रहा ही नहीं। मतलब दे ऑल वांट मनी, अलग बीजे से अलग वो पैसा मानना चाहते हैं। उनके बहुत सारे तरीके हैं पैसे मनाने के। लाइक अगर आप $100 लेके कहीं ना जाओगे कहीं आप, कर देंगे वो हाँ गड़बड़। हाँ, तो फिर आपको ये लगता है कि नहीं यार मुझे दोबारा रिपीट नहीं होना इस कंट्री में। हम्म। तो ये सारी बहुत सारी चीज़ें पैरामीटर होते हैं। फिर वहां से फिर जब आप एजुकेशन नहीं है तो फिर गरीबी है। जी। तो गरीबी में करें क्या? बच्चे ही पैदा कर लेते हैं। अच्छा, उनका खाने का भी मैंने सुना है, वो बंदर वगैरह कुछ भी खा लेते हैं वो। नहीं, सब लोग नहीं खाते, ट्राइब का है, ट्राइब में वाले लोग खाते हैं। ऐसा सारे लोग तो नहीं खाते, और अवेलेबल भी नहीं है ना भाई। आप जैसे ट्राइब में गए थे हम, तो शुरू शुरू में तो खा लिए उन्होंने, ठीक है। हम्म। अब तो उन्हें 15-15 20-20 किलोमीटर दूर दौड़ना पड़ता है। शिकार के लिए। हाँ, जानवर ही नहीं मिल रहे उन्हें, क्योंकि उससे बड़े सब जानवर ये बैठे हैं। सब खा गए। हाँ हाँ, बोले कुछ मिल ही नहीं रहा जी। उनको। अच्छा, जैसे हम लोग जाते हैं यहाँ से, नॉर्मल लोग, हम्म। तो उनको देख के उनका कैसा एक्सप्रेशंस होते हैं? यार अच्छा ही होता है, मतलब देखो मतलब मैं आपको ये सवाल बार बार इसलिए कर रहा हूँ मैं, हम्म। कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं कभी भी नहीं जा सकता वहाँ, मतलब डर लगता है उन्हें देखकर, अच्छा अच्छा एक डर सा महसूस होता। अच्छा अच्छा। तो वो डरना चाहिए या? नहीं, डरना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए। स्पेसिफिक ऐसे एरिया में जा रहे हैं, जैसे आप पर्सनल किसी घर में जा रहे हैं, जी। या मान लीजिए ऐसी जगह पे जा रहे हैं, ट्राइब में जा रहे हैं, मतलब होता है, तो आपको फिर थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी। और एक लैंग्वेज बैरियर की वजह से बात करने के लिए, ताकि आप स्पेशली जो स्लम एरिया है वहां तो कभी नहीं जाएं आप, हम्म। क्योंकि गुर्बत है तो वो छीना झपटी हो सकती है, आपके साथ हो सकती है। ओवरऑल जो एवरेज इंसान है हर देश का अच्छा होता है। एवरेज इंसान जिसे हैंड टू माउथ है, जैसे सुबह को उठना है, काम करना है, तो वो अच्छा ही है, उसके मन में मोहब्बत ही है, जी। जब दुनिया चल रही है। लेकिन जैसे आप कुछ ऐसे एरिया में जाते हैं जहां पर आपको लगता है कि यार यहाँ दिक्कत हो सकती है, या हम स्पेशली ये लोग कैमरे से बचते हैं। अच्छा। अगर आप अफ्रीका में कैमरा यूज नहीं कर रहे हो तो आप बहुत अच्छे इंसान हो। वो लोग बात करेंगे आपसे, प्यार करेंगे, मोहब्बत करेंगे। उनको भी कहीं ना कहीं लग गया कि यार ये लोग ना हमें हमारी प्राइवेसी को बेच रहे हैं, हमारी मतलब हमें गरीबी को हमारी बेच रहे गरीबी हैं, को बेच रहे हैं। गरीबी को बेच रहे हैं, उन्होंने गुर्बत लिया को है। बेच रहे हैं। जी। और ये है, अब जैसे हर कंट्री की एक साइड होती है, डार्क साइड भी होती है, लेकिन आप उसको यही पोर्ट्रे कर रहे हो कि यही है, तो फिर वो गलत हो जाता है। हाँ, रखो कंटिन्यू कोई। अच्छा अरबाज भाई, हम्म। मतलब वहां पे जैसे गए हम, तो पुलिस, सरकार, प्रशासन, कोई सरकारी ऑफिस ऐसा कुछ देखा है आपने, या वह झोपड़ी वाले घर और 40 बच्चे ही? लोगो होता है,
मैंने कहा ना वहाँ पुलिस भी है, प्रशासन भी है, सरकार भी है, भाई देश है तो चल रहा होगा। जी। लेकिन सवाल यही है, जैसे मैंने कहा ना कि चीजें ऐसी हैं ज्यादातर में ना, करप्शन कब आ जाता है, जब एक अवेयरनेस नहीं होती, एजुकेशन नहीं होती, आपको विजन क्लियर नहीं होता। उन्हें शायद ये भी पता नहीं कि सोशल मीडिया का पावर कैसे एक्सेस क्या है। तो जैसे मैंने कहा ना कि जब कस्टमर रिपीट होता है जी। तो लोग जाते हैं। अभी आप देखोगे किसी भी देश को देखो जहाँ पर देश तरक्की कर रहा है, जैसे जी। चाइना है, चाइना में लोग बार बार जा रहे हैं। हम्म। तो अगर वो थोड़ा सा इस चीज़ का ख्याल रखें कि यार ये बंदा आ रहा है और हमें कैमरे से बचने के बजाय हम्म। इस इंसान को ये बताना चाहिए और इसको वेलकम करना चाहिए, तो मेरे हिसाब से लोग ज़्यादा फ्रेंडली हो जाएंगे और वो ज़्यादा चीज़ें उनके लिए अच्छी हो जाएंगी। जी। अरबाज भाई, नागालैंड के बारे में हम हाँ अपने बचपन में ये सुनते थे हाँ बिल्कुल। कि वो लोग कुत्ता काट के खा जाते हैं। हाँ तो आप नागालैंड गए हैं, हाँ तो ये खाते हैं वहां पर कुत्ता? यार ये तो विवाद हो जाएगा, आपने फंसा दिया मुझे, लेकिन खाते हैं वो। अच्छा। खाते हैं, सारे लोग नहीं खाते होंगे लेकिन खाते हैं और मार्केट में बिकता भी है। जब मैं दीमापुर गया था तो वहाँ की कैपिटल में, तो मैंने खुद देखा था वहाँ डॉग रखे हुए थे और सेल हो रहे थे। हालांकि मतलब गवर्नमेंट तो उसको बैन लगा चुकी है और गवर्नमेंट मना करती है, और वहाँ पे जो पेट वो होती है, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन होती है जो जानवर वाली होती है, उन्होंने कंप्लेन करी थी इस चीज़ की। तो लीगल नहीं है लेकिन इलीगल लोग इसको खाते हैं। जी। शायद सारे लोग ना खाते हो लेकिन मार्केट में मिलता है, थोड़ी आड़ में मिलता है, मिलता है। तो नागालैंड का एक्सपीरियंस कैसा रहा? नागालैंड का बहुत वहां पर ये भी सुना है कि मतलब बचपन में सुनते थे, खैर हाँ बहुत सारी चीजें हाँ ऐसी हैं अब हाँ सोशल मीडिया के आने से ये हुआ है हाँ कि जो हम सुनते आ रहे थे ना, वो हाँ अब जाके पता चलता है कि ये बिल्कुल सिरे से खारिज चीजें हैं। हाँ मतलब कुछ ये एग्जिस्ट ही नहीं करती ये जो हम बिल्कुल। सुनते आ रहे थे। जैसे तो हमने ये भी सुना था कि वहां पर जो बुजुर्ग हो जाता है तो उसे भी काट के खा जाते हैं, कुछ ऐसा। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो सबसे बड़ा जो झूठ जो लोगों ने सुन रखा था जी। वो ये था कि वहाँ आदमी को मार जाते हैं, आदमी को मार के खा लेते हैं। जी, वही वही मैं कह रहा भाई हूँ, कुछ बुजुर्ग नहीं होने है, के बाद। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हम्म। है। मेरे हिसाब से 30 साल पहले, 40 साल पहले, 50 साल पहले तक ये था, वो भी ट्राइब में था, वो भी मार के खाने वाला कल्चर नहीं था इस तरह का। ट्राइब में जब मैं एक ट्राइब में गया भी था, मैं घूमा था हमारे ट्राइब में, तो ये कल्चर था कि एक जो एनिमी है उसे गर्दन काटनी है नंबर के लिए। तो ये सारी चीज़ें चलती थी एक अपनी शान के लिए कि यार मैंने इतने लोग मार दिए, इतने लोग मार दिए। बट वो सारी चीज़ें बैन हो गई। जी। भाई संविधान तो इंडिया का ही है ना, एक तरीके से कुछ चीज़ें वहाँ भी फॉलो करी जाती हैं। अभी आप देखो जैसे पिछले 10-12 साल से तो सोशल मीडिया का एक्सेस है, आपको एक भी खबर ऐसे ऐसे नहीं मिलेगी। तो वो पुराने दौर में था। अच्छा, मिस्ट्री बने रहनी चाहिए, लोग इस पर ज़्यादा बिलीव करते हैं, तो सुनने में बड़ा मज़ा आता है, इस तरह का क्यूरियोसिटी होती है, लेकिन ऐसा है नहीं। वो पूरी तरीके से सेफ है, पूरी तरीके से बढ़िया है, लोग बहुत हम्बल है, लोग बहुत बढ़िया है। और मुझे ऐसा लगा कि यार वो भारत का बहुत अच्छा हिस्सा है, बहुत अच्छा स्टेट है और वहाँ के लोग बहुत प्यारे हैं। अच्छा अरबाज भाई, मैं आपकी एक रील देख रहा था भूटान की, और भूटान में वहां पर नजर के लिए एक लिंग का या पेनिस का वहां पर वो स्टैचू लगाते हैं वो लोग। तो वो क्या चीज थी, वो क्या एक्सपीरियंस रहा यार? वो आई थिंक उनका कोई कल्चर, मतलब वही चीज है ना वो जो मैं कह रहा हूँ। हाँ, वो फट ऐसी कुछ उनका एक कल्चर है इस तरह का जी। जिसको वो बिलीव करते हैं और उसको मानते हैं, पुरानी परंपरा है। तो अभी जैसे बहुत सारे देशों में पुरानी परंपरा को बताने के लिए दुनिया को यार हमारा कल्चर क्या रहा है उसको अभी बचा कर रखते हैं उस चीज को। तो वहाँ एक टेम्पल बना हुआ है इस तरह का, शायद वो उसके लिए होगा, जो जैसे बेबी होता है तो उसके लिए था। तो वो एक एक्सपीरियंस था और बहुत यूनिक एक्सपीरियंस था वो। अच्छा। हाँ, जब जाओगे पूरे गांव में आपको वो तस्वीर मिलेगी, आपको जगह जगह तस्वीर मिलेगी। विद इन उसका एक टेम्पल बना हुआ है और उसको वो लोग पूजते हैं, वर्शिप करते हैं उसकी वो। जी। अच्छा अरबाज भाई, मैं पिरामिड्स के बारे में बात करना चाहूंगा, क्योंकि पिरामिड्स पे जाते बहुत लोग हैं, लेकिन उसके अंदर बहुत कम लोग जा पाते हैं। और हकीकत बताऊं तो वो वीडियो देखने के बाद में ही ऐसा लग रहा है कि ये जगह बहुत खौफनाक। तो वो वाला एक्सपीरियंस कैसा रहा? मतलब ऐसा लगा आपको वहां जाने के बाद में कि यार बस जल्दी बाहर निकल जाओ? बिल्कुल 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 बिल्कुल। क्योंकि वहां की मैंने ये सुना है कि वहां की आबो हवा ऐसी है कि वहां कुछ फील होता अजीब सा ही, बहुत बेचैनी। देखो सबसे पहले डर तो ये लगता है कि जो पत्थर है ना जी, वो इतने टन टन के पत्थर हैं, एक एक मतलब पत्थर कई कई 100 किलो का है, 1000 किलो का पत्थर होता है ना जी। तो आपको ऑटोमेटिक डर लगता है। ठीक है, आप जब अंदर जाते हो आपको लगता है यार अगर ये गिर गया तो क्या होगा, ये हैबत रहती है आपको हमेशा। और
जैसे मैं तो चला गया था रेड पिरामिड में। हम्म। जैसे ये लोग जाते हैं कोफू में जाते हैं, काफरा में जाते हैं, मैं इससे अलग गया था रेड पिरामिड में। बहुत अलग है वो, आपको जो जाना पड़ता है, जैसे अंदर जाते हो, अंदर जाने के बाद एक रास्ता और शॉर्ट रास्ता आता है जहां पर और मुड़ना होता है बिल्कुल, और एक रास्ता ऐसा है कि जहां पर आपको इस तरह ही चलना होता है, लेट कर। और हाँ, और इस तरह ही निकलना होता है। हम्म। तो वो तो लगता है कि यार वाकई में पंगा ले लिया, आज आना नहीं चाहिए था आपको। हम्म। और जब मुझे ध्यान है, जब जा रहा था तो वो पूछ रहे थे यार फिजिकली फिट, बोले ओके आप चले जाइए। तो सबसे बड़ा डर यही लगता है कि यार ये जो अंदर से बना हुआ है पूरा पिरामिड, लाखों पत्थर है, अगर ये पत्थर गिर गया, ये ब्लॉक हो गया पत्थर, तो क्या होगा आपका? क्या होगा आपका? वो एक ऐसा रिस्क है, मैं डर गया था। अच्छा। मैं डर गया था भाई। और जो मतलब अगर आपके अंदर डर है तो मैं सलाह नहीं दूंगा उसकी। बहुत खतरनाक पिरामिड के अंदर जाना, ऐसा लग रहा था यार क्या है, दुनिया तो जा ही रही है ना, जा रही है, लेकिन वो जो यूनिक एक्सपीरियंस है जब अंदर जाते हो और रास्ता छोटा हो जाता है, ठीक है, रेड पिरामिड की बात कर रहा हूं, वो तो बहुत ही खतरनाक है। अच्छा। बहुत खतरनाक है भाई, डर लग जाता है। दिमाग में ये चीज रहती है कि अगर ये ब्लॉक हो गया या गिर गया तो क्या होगा। हाँ, और ज्यादा बड़ी बात भी नहीं है। हाँ, मतलब अभी मैं सोच रहा हूँ तो मुझे डर लग रहा है कि उसके अंदर क्या होगा, था तो में क्या होगा। और जब वीडियो डाली थी तो लोग ये कह रहे थे अरबाज भाई मत जाओ मत जाओ मत जाओ मत जाओ, मतलब लिटरली मैं रिलेट कर पा रहा था उस चीज को कि यार बहुत डर लग रहा था उस चीज के लिए। अच्छा, उस कंट्री के लोग कैसे हैं? इजिप्ट के जी। लोग बहुत खूबसूरत है, लोग बहुत बढ़िया हैं। अभी होता है क्या है, जैसे मैंने कहा अफ्रीका जोन में आपको ज्यादातर क्या लोग स्कैम बोलते हैं, तो एक एजुकेशन वाला तो अभाव है ही उनमें थोड़ा सा, लेकिन हाँ वहां पर थोड़ा स्कैम है। मतलब उस जगह पर जहां पर जैसे पिरामिड है, जहां पर टूरिस्ट पॉइंट है, वहां पर ज्यादातर है। तो ये अफ्रीका जोन में आपको ज्यादातर मिलेगा। थोड़ा है लोगों को बताना नहीं कि यार जब एग्जैक्टली आप ये बता रहे हो तो पूरा नहीं बताना, घुमा फिरा के बताना। तो बाकी ओवरऑल लोग तो बढ़िया खूबसूरत है। मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा खूबसूरत मुझे लोग लगे कहेंगे तो वो मुझे इजिप्ट के लगे अभी तक। जी। अच्छा, मतलब खूबसूरत। हाँ खूबसूरत, देखने के खूबसूरत। वो यूसुफ अलैहिस्सलाम वहां से आए हैं। वो तो बहुत खूबसूरत। अच्छा अरबाज भाई, मैं एक सवाल करना चाहूँगा। हाँ। और मैं चाहूँगा कि आप उस पर बड़ा अच्छा सा जवाब दें। हाँ। अभी आपकी एक दोस्त आई थी हाँ। इंडिया, आपने उनको पूरा इंडिया घुमाया, तो आपकी उनसे कैसे मुलाकात हुई थी? यार सिमिन इज माय बेस्ट फ्रेंड। एक्चुअली मैं ईरान गया था, तो ईरान जब मैं गया था तो मैं ये सर्च कर रहा था यार, मुझे इस बार जो है ईरान को जो एक्सप्लोर करना है वो ऐसा करना है कि मुझे रिलेट करना है लोगों से। जी। अभी तक जब हम जा रहे थे तो क्या हो रहा था कि जैसे हम कहीं गए तो होटल लेते हैं, हम होटल से टूरिस्ट पॉइंट गए तो कनेक्टिविटी नहीं बैठ पाती। हमें किसी इंसान से मिलना था, उसके घर रहना था, खाना खाना था, उसको फील करना था वहाँ के कल्चर को, जी। कि इसका मिजाज कैसा है, हमारा मिजाज कैसा है उनके नज़रिए से। तो हमारी इनसे मुलाकात हुई, ऐसी रैंडमली मुलाकात हुई हमारी इस तरीके से। तो इन्होंने भाव नहीं दिया। अच्छा। हाँ, तो क्योंकि वो लड़की भी है भाव नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं। फिर हमारे एक दोस्त था जिन्होंने हमें होस्ट किया था, मैंने इनसे पूछा तो उन्होंने कहा नहीं यार, मतलब यहाँ के लोग हम्बल होते हैं, अगर बात करोगे आप तो ठीक है। जब सेकंड टाइम हमें इत्तेफाक वो मिले जी। क्योंकि वो सामने ही रहते थे, तो मैंने उनसे कहा कि आई एम फ्रॉम इंडिया, और यहाँ जैसे मैंने इंडिया कहा तो मुझे अप्रोच करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अच्छा। शी वॉज रेडी, ओके मतलब व्हाट डू यू वांट, मतलब यार मुझे थोड़ा घूमना है, मुझे थोड़ा ये है, आप मुझे टाइम दीजिए। तो रमज़ान का महीना हो रहा था तो हम आफ्टर इफ्तार हम गए थे खाना खाने के लिए, कल्चर जाना समझा इस तरीके से, तो वहाँ से हमारा एक बना है। बट उनका ये क्लियर था कि सी वॉज क्लियर कि मुझे जो इंटरेस्ट आ रहा है सिर्फ इसलिए कि आप इंडिया से हो। मैंने उनके मोबाइल पे वॉलपेपर देखा जिसपे ताजमहल लिखा हुआ था, मतलब ताजमहल की बहुत बड़ी दीवानी, मतलब लिटरली उसने ऐसा लगा कि यार मेरा सपना पूरा हो गया कि ये कि आप इंडिया से हो। मतलब बैठ के बात करती थी, इंडिया के बारे में पूछती थी, जरा जरा सी चीजें पूछना। तो यहाँ से हमारी शुरुआत हुई जी। और अभी उस समय तक हम दोस्त नहीं थे, सही से दोस्त नहीं थे। तो संडे के दिन हमने प्लान किया कि चलो हम, मतलब वहाँ पे एक माउंट था कि उसको हम थोड़ा वो करते हैं, मतलब ट्रैकिंग करते हैं।
तो जब हम गए ना जो ट्रैकिंग करा ना, तो पहली बार ऐसा लगा यार मुझे कोई लड़की कंपटीशन दे सकती है ट्रैकिंग के मामले में। मैं बहुत ट्रैक करता हूँ, हम्म, अभी तो थोड़ा मैं फैटी हो रखा हूँ। मैं चाइना भी बहुत पैदल चलता था, हम्म। मतलब मैं 15-15 किलोमीटर पैदल चल सकता हूँ पर डे। मैंने वो वीडियो भी देखी है आपकी, जो हाँ मैं जिंदगी में नहीं जा सकता, वो जो आपने वो ले रखी है हाँ सेल्फी स्टिक और वो हाँ पहाड़ी पे हाँ चल। एग्जैक्टली। तो मुझे लगा यार रियल में सी इज क्रेजी यार। तो फिर वहां से कुछ चीजें मैच हुई, मतलब कहते हैं ना 10 में से 5 चीजें मैच हो जाए तो मैं उनका दोस्त बन गया, वो हमारी दोस्त बन गई, बस यहाँ से शुरुआत हुई। जी। सो अच्छा भाई, मतलब आप लोग दोस्त हैं, हाँ क्योंकि ऐसा तो नहीं लगता कि आप लोग दोस्त हैं, दोस्त से थोड़ा सा तो ज्यादा लगता है। तो इसको हम क्या सिर्फ दोस्ती समझें, क्योंकि एक लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। क्योंकि जिस जिस तरीके से आपने उनको कंट्री घुमाई, सबसे पहले तो वो बहुत अच्छी बात थी, क्योंकि हमारी कंट्री में एक मेहमान आया, आपने उसको बहुत अच्छे से घुमाया। जिस टाइम वो जा रही थी तो वो भी रो रही थी और आप भी रो रहे थे, तो ये मतलब एक्चुअली जब मैं भाई दोनों चीज पे आता हूँ। जी। पहले से आता हूँ कि वो मेरे लिए क्या है। मैंने उनसे दोस्ती करने के बाद ये चीज समझने की कोशिश की कि शायद कोई और रिश्ता भी होता है जिसको शायद नाम देने की जरूरत नहीं है। जी। जब हम कहीं नाम देते हैं ना तो हमें लगता है कहीं ना कहीं हम समाज से डर रहे होते हो, और हमें एक वैलिडेशन की जरूरत होती है दुनिया को बताने के लिए कि एग्जैक्टली ताकि लोग हम पर शक ना करें। हम्म, आई डोंट नो क्या है, बट इतना तो पता है दोस्त है, और ये भी पता है दोस्त से ज्यादा है, हम्म, इतना तो है। और ये भी पता है कि मैं उनकी बहुत केयर करता हूँ, और आई नो सी केयर्स मी, हम्म, कि वो मेरी बहुत केयर करती हैं। बट मतलब मुझे ये लगता है कि मुझ में और उनमें जो 90% चीजें मैच होती हैं। हम्म, मैं जब इंडिया में था और जब मैंने उन्हें इंडिया में घुमाया 10 दिन, तो आई वॉज वेरी कंफर्टेबल। मतलब मैं इतना ऐसा लग रहा था कि यार, मतलब आप यकीन मानिए मैंने 10 दिन में सेविंग नहीं की, ग्रूम नहीं किया, 2-3 जोड़ी मुझे ध्यान है कि मैं चप्पल में कार चला रहा था, मैंने स्लीपर पहन मतलब के थे। फेक फेक कुछ भी नहीं है, हाँ फेक नहीं है कुछ भी। मुझे उस दिन महसूस हुआ कि अगर मुझे किसी लड़की के सामने बनने की जरूरत नहीं पड़ रही है, अपने आप को संवारने की जरूरत नहीं पड़ रही है, दैट्स वाई कि यार ये बहुत पर्सनल है यार। हम्म, और वो मेरी जैसी है, मतलब जैसे अभी हम जा रहे थे तो कोई डिमांड नहीं थी इस तरह की, मतलब हमने मैगी रास्ते में खाई, चाय पी रहे हैं इस तरीके से, उसे पकौड़ा बहुत पसंद है, मतलब पकौड़ा हम रास्ते में जाते थे, मतलब कोई इस तरह था। और तो एक ऐसा लगा कि यार हाँ, ट्रैवल जब आप ट्रैवल करते हो ना तो एग्जैक्टली आप एक साथी की चाहत होती है चाहत आपके, होती यार कोई साथी हो आपको। तो मुझे ऐसा लगा कि उस पीरियड में कि यार जो 10 दिन थे मेरे, मुझे एक मतलब कहते हैं ना कंपेनियन बोलते हैं, एक साथी मिल गया है हम्म, जिसके साथ मैं ट्रैवल कर सकता हूँ। आई डोंट नो कि मैं इसको छुपाना नहीं चाहता कि मेरा उनसे रिलेशन क्या है, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं उनकी केयर करता हूँ, मुझे परवाह होती है। अभी जैसे ईरान में ये सारी चीज़ें चल रही थी तो नेट बंद था, तो मैं वाकई में परेशान था। मैं डेली उनके लिए ये सोचता था यार आज क्या हो गया। सुबह को उठने के बाद मैं उनके मैसेज चेक करता था कि आज नेट ऑन हुआ है या नहीं हुआ था। हम्म। और दैट्स वाई मैंने फील किया कि अगर ये केयर है, परवाह है, क्या है। अगर खुल के बोलना चाहूंगा, इसी को अगर मोहब्बत कहते हैं तो ये मोहब्बत है। अगर इसी को अगर मोहब्बत कहते हैं तो शायद मोहब्बत होगी। बट हाँ एक है, मैं उनकी परवाह तो करता हूँ, जी। थोड़ा हद से ज्यादा परवाह करता हूँ। मोहब्बत ही करते हैं आप। आई डोंट नो क्या है ये बट परवाह तो नहीं, है। अगर मुझसे पूछे तो ये फिर मोहब्बत है भाई। आप अगर किसी लड़की की इज्जत कर रहे हैं, हाँ सबसे पहले इज्जत है, हाँ और उसके बाद में अगर आप किसी की फिक्र कर रहे हैं, हम्म, जो सबसे पहले आपके लिए आती है, हाँ तो फिर ये मोहब्बत है। मैं यूएस की बात करना चाहूंगा, हाँ जहाँ पर वो 360 वाला जो हाँ हाँ वो है, हाँ तो उसमें मैंने देखा कि हवा चल रही है तो पत्ते आ रहे हैं, तो वो पत्ते सच में आते हैं? हाँ मतलब वो क्या एक्सपीरियंस रहा यार उसका वो थिएटर का? हाँ 16K था 3D जी। स्पेयर। तो उनका एक तरीके से थिएटर है वो, हम्म, जहाँ फिल्म चलती है। तो मतलब मैं रील में देखता था उसको, हम्म, तो मुझे यार उसका एक्सपीरियंस करना चाहिए। जब मैं किया तो गया तो वाकई में मतलब उनके पास मशीन है इस तरह की, वो फील करा देते हैं। अगर जैसे बर्फ पड़ रही है तो उनके पास आर्टिफिशियल बर्फ है जो आपको उसी मोमेंट पे बर्फ गिराने तैयार है। यानी बर्फ वहां चल रही है तो यहाँ भी आपको ये फील हो जाएगा जैसे आप बर्फ पड़ रही है। ओह, नीचे कूलर लगे हुए हैं, नीचे एसी लगी हुई है। जैसे अगर एप्पल गिर रहा है तो उनके पास नकली एप्पल हैं, वो गिराने तैयार है, फील कराने तैयार है। तो आपको सब कुछ ऐसे लगेगा, रियलिस्टिक। बिल्कुल रियलिस्टिक लगेगा, बिल्कुल इस तरीके जी। से अमेजिंग लगेगा वो। जी। वो एक्सपीरियंस तो बहुत ही अलग है भाई। हम्म। अच्छा, उसका खर्च कितना है? वो वो महंगे भी? लगभग था, टिकट था मेरा जब लिया था एक मूवी, 12,000 का टिकट था सर। एक मूवी? हाँ 12,000 का टिकट था इंडिया के।
₹12,000 की एक मूवी। हाँ अच्छा। भाई, यूएस है भाई। अच्छा अरबाज भाई, सबसे महंगी कंट्री कौन सी लगी आपको, जहां पर आपने मतलब नॉर्मली आप बैठे, हाँ आपने लिया, सोचा कि एक चाय ले लेता हूँ, थोड़ा सा ये ले लेता हूँ। आदमी कहीं भी जाए अपने दिमाग में सोच लेता है कि ज्यादा से ज्यादा 400-500 रुपए का बिल होगा, लेकिन जब आपने बिल देखा तो आपने कहा यार ये तो बहुत ज्यादा। यार देखो, मुझे महंगी बता रहा हूँ आपको, बट मुझे महंगी नहीं लगी। हम्म। वो यूएस ही था, क्योंकि मैं उसके लिए प्रिपेयर था पहले से। हम्म। क्या 40 दिन रुकना है, अगर 20,000 रुपये भी खर्च होंगे डेली के, तो 8 लाख तो ये हो गए, 2 लाख फ्लाइट के ये थे इस तरीके से। लेकिन सबसे महंगी थी मेरी हेयर कटिंग भी 3600 रुपये की हुई थी वो। अच्छा। रियल में 3600 हुई था। अब बहुत सारे लोग कह रहे थे यार भाई वहां की कमाई भी तो ऐसी है। भाई हम कमाने थोड़ी गए, हम तो खर्च कर, हम तो 10 दिन के लिए गए ना। तो हमारे लिए तो ज्यादा ही है। हमारे लिए तो ज्यादा ही है। भाई जो बंदा वहां जॉब कर रहा है उसके लिए वो सारी चीज एवरेज है। तो हमें ध्यान है कि जब हम चाय भी पीते थे तो ऑलमोस्ट $6 की $7 की चाय मिलती थी, ठीक है। हमें ध्यान है जब खाना खा रहा था तो इंडियन खाना नहीं मिल रहा था, और मिल रहा था बहुत महंगा था। लास वेगास की बात कर रहा हूँ मैं। तो 4-4 हज़ार रुपये का खाना पड़ता था एक टाइम का। अच्छा। दाल ली हमने और बोले तो 3200 रुपये का, 4 हज़ार का, मतलब ऑलमोस्ट इस तरह पड़ता था। मतलब $50 का, हम्म। $60 का खाना पड़ रहा था, इस तरीके से पड़ रहा था खाना। तो यूएसए तो बहुत ही महंगी लगी इस तरीके से। हम्म। और मतलब वो, मतलब जैसे अभी होता ना कि आप 20 दिन के लिए जा रहे हो तो आप कमाने थोड़ी नहीं जा रहे हो, हम्म। तो आपके लिए तो सब कुछ महंगा ही है। जी। मतलब ऑलमोस्ट, और हमारा मैथ अच्छा है इंडिया वालों का, तो 90 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कुछ भी चीज हुई, डॉलर हुई, तो क्योंकि 90 से। आ भी तो रहे, मतलब जो आते। यार जी। 90 का मतलब 90 तो बहुत दिमाग में फिट। पूरा पूरा है कि 90 है, इस तरीके से वाला। जी। अच्छा अरबाज भाई, आप इतना पैसा खर्च हो रहा है, सारी चीजें हैं, और मैंने देखा भी है और आप कहते भी हैं ये बात कि आप किसी बैटिंग ऐप का प्रमोशन नहीं करते, तो सिर्फ यूट्यूब एडसेंस पर या हाँ जो जो भी आपका अमाउंट आता है उस पर 10 लाख रुपए एक ट्रेवल पर आपने खर्च कर दिए, 36 कंट्री आप घूम चुके हैं, तो ये किस तरीके से मैनेज कर पाते हो आप? यार, ट्रैवल ना, मैं दोनों जवाब देता हूँ आपको, इमोशनली और लॉजिकली। जी। ट्रैवल जिद से होता है, पैसों से नहीं होता। अच्छा। ये बात सही है कि प्रमोशन में नहीं करता हूँ, हम्म। ये बात सही है। और ये बात भी सही है कि इंडिया में जो ट्रैवल है, जो कंटेंट है, उसको कम कंज्यूम किया जाता है। तो जो इंडिया का नंबर 1 ट्रैवलर ब्लॉगर भी होगा, जिसे भी आप मानते होंगे, उनकी भी वीडियो कभी ट्रेंडिंग में नहीं आती। उनको भी यूट्यूब कभी अपने प्रोग्राम में नहीं बुलाता, क्योंकि कंटेंट इस तरह का नहीं है। तो ये हमारे लिए बहुत चैलेंज हो जाता है कि यार हम इसको कैसे बीट कर पाएँ। व्यूवरशिप बहुत डाउन होती है इसकी, मतलब एग्जैक्टली कि अगर आप नॉर्मल वीडियो पे अगर 1 लाख व्यूज़ ला रहे होंगे, तो हमारे इस पर 40,000 व्यूज़ आ रहे होंगे। तो अ, मेरे साथ कई बार ना मैं खुद को भी सोचता हूँ यार, जैसे अभी आपने कहा ना यार, अब मैं सोचूंगा यार, ये रियल वाली बात है यार, ये तो हम्म। भाई व्यूज भी एवरेज आ रहे हैं, हम्म। कैसे हो रहा है? शायद या तो पुरानी वीडियो चल रही हैं, हम्म। तो वो लास्ट में महीने में जाकर के एक अच्छा अमाउंट बन जाता है, या मैं थोड़ा सा गॉड गिफ्ट रहा हूँ कि जैसे मेरा फेसबुक डिलीट हो गया था, फिर दोबारा बनाया था 3 महीने में, फिर वो 1 मिलियन हो गया, जी। तो वहां से रेवेन्यू आने लगा। इससे ज्यादा जो सबसे बड़ी चीज है ये है कि जब आपके अंदर ट्रैवल का जिद होती है ना, तो आप रोक नहीं पाते अपने आप को, हम्म। तो आप मैनेज करते हो। जैसे चाइना था, तो हम्म। मेरे पास पैसा खर्च हो गया था, तो समटाइम हम कैमरे पे ये प्रिटेंड करते हैं कि लाइक आई एम रिच, कि मेरे पास पैसा है, बट हम वो चीज कर रहे होते हैं। लाइक जैसे अब अगर मुझसे आप ये पूछेंगे कि यार मुझे दुबई एक शहर से अबू धाबी जाना है, मेरे पास पैसा खत्म हो गया, तो मैं उसमें कहूँ थोड़ा कि मैं चाहता हूँ यार लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, लोग मुझसे प्यार करते हैं, तो मैं अपना स्ट्रगल उसमें थोड़ा कम दिखाऊंगा। हालांकि मैं उसको मोनेटाइज कर सकता हूँ, उससे पैसे आएंगे, लेकिन मैं कम दिखाता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, वहां से वहां तक की लिफ्ट लूंगा, या पैदल जाऊंगा, या कुछ भी करूंगा, हम्म। मैं अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाऊंगा, पहुंच जाऊंगा। और वो पैसे मैं किसी एक्टिविटी में लगाऊंगा जो मैं दिखाना चाहता हूँ। जी। तो इसलिए आप देखोगे मेरे जो ब्लॉग्स होते हैं वो काफी रिच होते हैं, हम्म। और रिच जब होते हैं जब मैं कोई स्पॉन्सर नहीं मिलता उसके बावजूद भी। और ये गॉड गिफ्ट है, मतलब मेरी एक ही ट्रिप स्पॉन्सर रही थी, जॉर्डन वाली। तो एक हमारे भाई थे, उन्होंने उसको स्पॉन्सर किया था, उस समय 1.5 लाख रुपए दिए थे उन्होंने, तो मेरी वो स्पॉन्सर हो गई थी। बाकी उसके बाद वो सारी मैंने अपने करी। समटाइम क्या है कि जैसे मेरे न्यूज चैनल था, उसकी भी मेरी सेविंग थी कुछ, हम्म। मैंने वो सेविंग यूज करी इस तरीके से। और दूसरा क्या है चीज़ है, जैसे आप बिलीव नहीं करोगे, जब मैं यूएस ट्रिप में गया था, तो वहाँ मुझे कुछ लोगों ने पैसे भी दिए थे। अच्छा, यूएस में? हाँ,
मुझे मतलब कुछ, आपके फैन जो आपको पसंद करते हाँ मतलब कुछ फैन ऐसे थे, उसमें एक बंदे ने मुझे $200 दिए। थैंक यू ब्रदर, आपने बहुत मेरी इस ट्रिप को कामयाब बनाया और आपका मैं कभी एहसान भूलूंगा नहीं। पैसा एक अलग चीज़ होती है, आपने जो उस समय मेरी हेल्प करी, मुझे समझा, उसके लिए दिल से शुक्रिया। और ही इज़ ए बहुत हम्बल इंसान है, ठीक है। वो हैं? हस्बैंड वाइफ आए थे, तो उन्होंने मुझसे कहा था खोलना मत, जब मैंने घर जाकर खोला उसमें $200 थे। एक और जब मैं शिकागो में था तो वहाँ पे एक शख्स मिले थे, तो उस समय मेरे पास एक स्पॉन्सरशिप आई थी। हम्म, तो वो स्पॉन्सरशिप 35-40 हज़ार रुपए की थी। तो जैसा समटाइम कहते हैं ना कि यार मैं स्पॉन्सर नहीं कर रहा, तो ये लोगों को बड़ा ईजी लगता है। हम्म, जैसे अभी मैं पोस्ट डाल दूंगा तो लोग कहेंगे यार बस भाई मत करो। हम्म, कहना बहुत आसान होता है, लेकिन सर्वाइवल करने के लिए आपको पैसा चाहिए। लोग मुझे जी, क्यों जान रहे हैं? क्योंकि मैं कंटेंट बना रहा हूँ। तो मुझे ध्यान है कि 35 हज़ार की स्पॉन्सरशिप थी और मैं लगातार 7 दिन से सोच रहा था कि इसको मैं करूँ या नहीं करूँ, करूँ नहीं करूँ, करी नहीं करूँ। तो मैंने अपने दोस्तों को लगाया, उनसे पूछा कि यार मैं करूँ नहीं करूँ। अब दोस्त लास्ट में तो मेरा ही वो यही भला चाहेंगे ही चाहेंगे, सही बात कि है। यार अरबाज कर ले यार, कुछ फर्क नहीं पड़ता। कुछ मेरे जो अपने टीजी टारगेट ऑडियंस जो प्यार करने लग जाती है, वो कहते हैं अरबाज भाई कोई फर्क नहीं पड़ता, कर लो यार, आपकी नीयत को जानते हैं, आप नहीं करोगे कोई और करेगा। तो लास्ट दिन मैंने स्क्रिप्ट मंगा ली उससे, यार मैं कर लूंगा। फिर मैंने कहा यार थोड़ी स्क्रिप्ट चेंज कर दे यार, मैं तेरी कंपनी का नाम नहीं बोलूंगा। तो बोले एक काम करता हूँ, मैं ऐसा कर देता हूँ कि आप बैटिंग एप्लीकेशन कर दो, आप हम कंपनी का हम आपसे कुछ बुलवाएंगे नहीं, आपके 10 मिनट की वीडियो ना हम बीच बीच में ऐड लगा देंगे। जैसे 1 मिनट की वीडियो चली आपकी, उसके बाद 2 सेकंड का ऐड आ गया हमारा, फिर वीडियो चली, हम आपसे लगवा ही नहीं रहे कुछ भी, बुलवा ही नहीं रहे कुछ। बुलवा ही नहीं रहे कुछ भी, और कुछ नहीं करना, और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक लगा देना है। तो ऑलमोस्ट ये डील डन हो गई थी 35 हज़ार की। मैंने वो भाई स्पॉन्सरशिप ले ली। मैं ऑलमोस्ट देने वाला था, पता नहीं क्या मेरे दिल में आई, क्या दिल में आई में अचानक मैंने वो नहीं दी। मैंने करी नहीं, उस कंडीशन पे कि जब आप यूएस घूम रहे होते हो तो आपके लिए एक एक रुपया मैटर करता है, हम्म, बहुत मैटर करता है रुपया। और मैं इसको डिटेल में इसलिए बताना जरूरी है कि लोग समझे इस चीज को कि ट्रैवल इतना आसान नहीं है, या जो लोग कर रहे होंगे वो किस लेवल पर कर रहे होंगे, हम्म, क्योंकि लास्ट में हम कोई फरिश्ते तो नहीं है, हाँ इंसान हाँ, ही है। सही बात। तो एक ईमानदार इंसान वो भी है जो लास्ट टाइम में बच गया, हम्म, क्योंकि फाइट तो चल रही है ना अंदर ही अंदर। मैं कोई इंसान, मैं हाँ, ये, रिजल्ट तो बाद में ही आता है हाँ लास्ट हाँ, में, करा या नहीं करा। तो लास्ट में वो मैंने नहीं किया। जी। उसके बाद मैं घूम रहा था बाहर, तो एक हमारे दोस्त थे जो मुझे रिसीव करने के लिए आए थे। शिकागो से मुझे बहुत प्यार मिला था। शिकागो तो मेरे लिए ऐसा था कि मतलब दोनों टाइम तीनों टाइम का खाना, रहना पीना सब एकदम फ्री था, पूरा कार और भी थी। मतलब शिकागो के मैंने अगर 7 दिन रहे होंगे तो मेरे ऑलमोस्ट कम से कम 1.5 लाख रुपए मेरे शिकागो से बचे। तो अनीस भाई थे एक, हम्म, अनीस भाई का मैं नाम ले चाहूंगा, तो वो ऐसे ही बैठे हुए बातें कर रहे थे। तो मैं बाल भी नहीं कटवा रहा था क्योंकि $40 के बाल थे वहाँ, मतलब ऑलमोस्ट मतलब ₹3600 बाल थे। तो ऐसे ही वो समझ गए इस चीज़ को, उन्होंने मेरे बाल कटाए। मैंने मतलब कोशिश करी पैसे देने की, उन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए। और उसके बाद उन्होंने मुझे $300 दिए हाथ पे। अच्छा। वो जो $300 दिए थे ना, वो मतलब मुझे एकदम, मुझे ये ध्यान आ गया कि यार एक अल्लाह है जो देता है। मतलब मैंने इधर 35 हज़ार की स्पॉन्सरशिप छोड़ी हम्म, और उधर अनीस भाई ने $300 दिए मुझे। तो अच्छा, मैंने उस समय कुछ नहीं कहा था, उन्होंने कहा रख 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 रख। तो मैंने सोचा यार ऐसे $150 होंगे इस तरीके से। जब मैं घर आया, जब देखे तो मैंने $300 दे वो, तो मतलब मेरे लिए वो ये था कि यार कि अगर तुम्हारी नीयत अच्छी है तो अल्लाह भी तुम्हें कई बार गलत रास्ते से जाता है, हम्म, और वो दिमाग में डाल देता कि देख मैं तुझे यहाँ से नहीं दूंगा, यहाँ से दूंगा। हम्म। तो वो अनीस भाई दिल से लव यू यार, शुक्रिया आपका बहुत बहुत प्यार देने के लिए। वो एक्सपीरियंस मेरा बहुत यूनिक था यार। हम्म। यार इमोशनल कर दिया तुमने यार। अच्छा अरबाज भाई, आपने अब तक सबसे बड़ी डील कितने रुपए की छोड़ी होगी बैटिंग ऐप की? यार ऐसी कोई डील नहीं आती, देखो आप नहीं मतलब एक एक मैं ये जानना चाहूंगा कि देखो एक अंदाजा तो रहता ही है, मतलब कितने रुपए आप कमा सकते थे जो आपने नहीं कमाए, एक मोटा माटी। देखो डिपेंड करता है आपकी व्यूवरशिप कितनी अच्छी है। जी। तो यूएस, जब मैं यूएस कर रहा था और चाइना कर रहा था, तो जो लोग मार्केट में बैठे होते हैं ना उनको पता क्या ये वाली सीरीज हाई जाएगी जाएगी। हम्म, जैसे चाइना कर रहा था तो सबको पता था ये सीरीज हाई जाएगी। तो मुझे गुड़गांव में एक पार्टी ने बुलाया था और उन्होंने मुझसे कहा कि यार चलो डील करते हैं, मतलब ठीक करते हैं।
तो वहाँ पे वो था, जो लूडो होती है ना, लूडो एप्लीकेशन, तो उसकी बात चल रही थी इस तरीके से कि यार लूडो का एप्लीकेशन कर लेते हैं। मैंने ठीक है यार, लूडो का तो कर लेते हैं ऐड, उसमें क्या ही है, दुनिया खेलती है, हमने भी लूडो खेली है। तो उसमें फ्री का ऑप्शन नहीं था, फ्री का ऑप्शन था केवल 5 या 7 मिनट के लिए, उसके बाद वो ऑटोमेटिक आपसे कोइंस मांगेगा। अच्छा। तो कोइंस पे भी बात अट रही थी, मतलब कोइंस कहाँ से मिलेंगे, बोले यार ये तो आपको या तो इसके ऐड देखना पड़ेगा आपको हम्म 10 मिनट का, या फिर आपको पैसों से खरीदना पड़ेगा। तो बोला यार इट्स ऑल अबाउट जुआ, वो जुआ हुआ ना लास्ट में। तो उसका बहुत सर्टेन अमाउंट था, वो मेरी 30 वीडियो के लिए था, चाइना सीरीज के लिए, कि जो चाइना की आप 30 वीडियो बनाओगे उसमें लगाना है आपको। हम्म और पर वीडियो का जो आपको पैसा मिलेगा वो ऑलमोस्ट 38,000 रुपये मिलेगा। मतलब एक मतलब वीडियो को 10 लाख रुपए से भी हाँ, ऊपर का। एक वीडियो को तो ज़्यादा दे रहे थे। सेम गोज टू अफगानिस्तान सीरीज का भी पता था। तो मार्केट में जो लोग बैठे होते हैं ना, कई बार हमें पता नहीं होता, उन्हें पता होता है कि ये सीरीज इनकी हाई जाएगी जाएगी। हम्म तो जब अफगानिस्तान सीरीज चल रही थी तो उसमें भी यही था। हम्म तो समटाइम क्या होता है ना, आप रास्ता निकालते हो आप। तो मैं कह रहा था यार चलो यार ये मत दो, आप कुछ दूसरी दे दो आप, या मतलब कुछ और हटा के दे दो यार। नहीं है, तो उन्होंने मना किया, बोले यार मतलब ये चल रहा था कि यार पैसे लेंगे, तो ऑलमोस्ट डन हो चुकी थी मेरी। और उसी के बेस पे मैंने टिकट करा लिए थे। जब मैंने कहा था ना आपसे कि मेरे चाइना सीरीज में मेरे पैसे खर्च हो गए थे, वो यही चीज हुई थी, क्योंकि मैं डिपेंड था उन पे। हम्म मतलब चाइना सीरीज आपको बढ़िया ही मजा आएगा यार, क्योंकि ऑलमोस्ट मैं सोच रहा था कि अच्छा, कई बार मैं लोगों को कम बताता हूँ कि मेरे पैसे कम खर्च हुए हैं, लेकिन ज्यादा खर्च होते हैं। ज्यादा हो जाता क्योंकि मेरे अंदर ये है कि मैं दिल को नहीं मारता, मैं एक्टिविटी करता हूँ। मतलब मैं आपको एक चीज बताऊं कि मतलब मतलब मेरा सीन क्या है कि मैं एजुकेशन की वजह से थोड़ा मात खा गया, बट मैं चाहता हूँ कि यार जब कि मेरी जो ऑडियंस है ना, उनको ये महसूस नहीं होना चाहिए कि यार ये बंदा किसी भी एक्टिविटी में कमजोर है। लाइक अगर मैं दुबई गया था, जब मैं सेकंड ट्रिप थी मेरी दुबई की, मैंने हर एक वो एक्टिविटी करी जो एक रिच इंसान कर सकता है वहां पे, सारी एक्टिविटी विद इन, मतलब 7 स्टार होटल गया, हेलीकॉप्टर चलाया वहां पर, जो भी एक्टिविटी करनी थी वो सारी करी मैंने। मतलब कंटेंट रिच होना चाहिए। आप लास्ट में एक वक्त ऐसा था कि आप अपनी ऑडियंस के लिए जीते हो जी। इस तरीके से, और वो फिर हिम्मत मिलती है। लोग कह सकते हैं कि यार क्यों जरूरत है, तो प्रॉब्लम लोगों को जब होगी जब मैं लोगों से पैसे मांगूंगा। हम्म जब मैं लोगों से पैसे नहीं मांग रहा हूं, तो आई थिंक लोगों को फिर अप्रिशिएट करना चाहिए कि यार हाँ यार बंदा ये हमारे लिए कर रहा है, हमको एंटरटेन कर रहा है इस तरीके से। तो मैं चाहता हूँ कि कोई बंदा मेरे चैनल पर आए ना और मुझे जज करे, तो वो एजुकेशन पे तो मुझे जज करे, लेकिन उसके दिमाग में ये चीज नहीं आनी चाहिए कि यार ये बंदे ने इस पैसे की वजह से एक्टिविटी नहीं करी। हम्म तो जब मैंने अमेरिका नहीं किया था ना, तो लोग मुझको फिर दूसरे नजरिए से देखते थे कि यार ये तो एशिया कंट्री जा रहा है, छोटी कंट्री जा रहा है, जबकि कोई भी कंट्री छोटी कंट्री नहीं होती, हम्म ट्रैवलर के लिए तो सब नया ही सब है। एक्सपीरियंस है हर बार। हाँ, और हमारा नजरिया होता है कि यार पूरी दुनिया अमेरिका नहीं है। जी। लेकिन जो लोग कह रहे थे अमेरिका जाओ 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 जाओ, तो मतलब जाना है, मतलब क्यों कह रहे हैं, फिर समझने की कोशिश करी कि जो लोग बोल रहे थे वो गलत नहीं बोल रहे थे, सही बोल रहे थे। हम्म कि 5 कंट्री अलग या 6 कंट्री अलग और एक अमेरिका कंट्री अलग। हम्म तो उस ट्रिप से उस जब मैं डील कर रहा था गुड़गांव में, तो मुझे बहुत हम्म उम्मीद थी उस ट्रिप से कि यार ये जो ट्रिप है ना, ये जो मुझे स्पॉन्सर करेंगे तो इससे बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा, मतलब 4-5 लाख रुपए आएंगे आराम से इस हम्म तरीके से ऑलमोस्ट। तो वो ऑलमोस्ट फाइनल हो गई थी। तो उन्होंने कहा यार इसमें पैसे लगेंगे। फिर उन्होंने एग्जाम्पल दिया, जैसे मैं रोहित शर्मा को बहुत बड़ा फैन हूँ, हम्म तो मेरा रोहित शर्मा खुद ऐड कर रहा है रुपी का, जो हम्म। लूडो का, गांगुली ऐड कर रहा है, मैं जिसको पसंद करता हूँ वो सारे लोग कर रहे हैं। तो मेरे लिए तो बहुत मैं भी करूंगा। हाँ, मेरे लिए बहुत आसान था कि यार मैं भी कर लूंगा, कोई दिक्कत थोड़ी है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि यार मेरी जो ऑडियंस है ना, वो ऐसी ऑडियंस है जो मुझसे इमोशनली प्यार करती है। वो कंटेंट की वजह से प्यार नहीं करती, वो अरबाज की वजह से प्यार करती है। और होता क्या है कि समटाइम भाई लोगों को भी पता है कि इसने प्रमोशन किया है, हाँ वो कर देते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ना लोग उस पर क्लिक करते हैं और खेल लेते हैं। यकीन की वजह से। हाँ, उन्हें पता है कि इसने प्रमोशन किया, उसे पैसे मिले हैं, कि हम्म चलो यार भला हो गया। लेकिन मुझे ये लगता है कि यार मैं कर दूंगा ना, तो वो रात को 3 बजे अगर देख रहे होंगे और गुर्बत है, तो वो कहीं ना कहीं क्लिक कर ही देंगे इस पे, हम्म और उसकी वजह से वो पैसे हार जाएंगे। तो अभी जो फाइट चल रही है वो यही फाइट चल रही है कि कब तक मैं सरवाइव कर पाऊंगा, ये कब तक मैं चल पाऊंगा। ये है, ये सवाल आज से पहले आप किसी पॉडकास्ट में नहीं पूछा गया कि आप सरवाइव कैसे करते हो। जी। ये अगर ट्रैवलर जो एक्चुअल में ट्रैवलर हैं, जो करते हैं, अगर उनसे पूछ के दिल पर हाथ रख के दोगे, तो हर इंसान की शायद यही कहानी होगी जो मेरी कहानी होगी। जी।
मुझे थोड़ी नाराजगी नहीं किसी से, बस मुझे ये शिकायत है क्या, जिस दुनिया में हम रह रहे हैं और हम कई बार ये कहते हैं कि यार इस इंसान ने काम खा लिया, जी। या जैसे मेरी ट्रैवल कंपनी एक उम्रे की छोटी सी कंपनी है, तो हमारे एरिया में एक सर्टेन सैलरी पे हमें एक लड़की मिल जाती है जॉब के लिए, हम्म। उसकी 3rd टाइम सैलरी पे हमें एक लड़का मिलता है। हम्म। मेरे लिए बहुत आसान है उस लड़के को जॉब से हटाना और उसकी जगह गर्ल्स को रख जी, लेना। जी। बट मैं ये मानता हूँ कि यार मैं उस लड़के को समझता हूँ इसमें इसकी प्रॉब्लम क्या है। हम्म। मैं भी तो मर्द हूं ना। हम्म। अगर मैं शाम को पैसे कमा कर घर लेके जाऊंगा तो मैं कैसे जज हो रहा हूँ? जी, मेरे पेरेंट्स मुझे किस नजर से देखेंगे, मेरे गार्जियंस किस नजर से देखेंगे? जी, जी, जी। तो मैं ये दुनिया को मैसेज देना चाहता हूँ कि हम ही लोगों की जॉब को खा रहे हैं और हम ही ये कह रहे हैं कि यार इन लड़कियों ने जॉब खा ली हमारी। हम्म। तो मैं दैट्स वाई मैं बैलेंस बना कर रखता हूँ। मेरे पास हमेशा स्टाफ में एक गर्ल्स होगी, एक जेंट्स होगा। हम्म। मैं चाहूँ तो उसकी जगह 3 गर्ल तीन। रख सकता हूँ, बट मैं सोचता हूँ कि नहीं, इसको भी तो इज्जत मिलनी चाहिए समाज में। जी। अगर हम ये सोचने लगे कि यार हमें तो सिर्फ प्रॉफिट पर काम करना है, हम्म। फिर ये लोग जाएंगे कहाँ? हम्म। मर्द लोग सही जाएंगे बात। कहाँ? इनको कौन समझेगा इस चीज का? जी। तो जब वो मेरी डील कैंसिल हुई थी ना, हम्म। तो यार मैं लिटरली टूट गया था भाई, अरशद भाई, बहुत टूट गया था मैं। 17-18 दिन उस लेवल पर चला गया था, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। और मेरे साथ एक बार ऐसा नहीं हुआ, कई बार ऐसा हुआ है। लेकिन एक अच्छी चीज आती है कि जब कहते हैं ना अल्लाह रास्ते बंद करता है तो रास्ते खोलता है, जी। बहुत रास्ते खोलता है। ऐसे भी आए मेरी लाइफ में लोग के, यार एक बंदे ने कहा यार अरबाज भाई, हाँ, कि यार एक फ्लाइट की टिकट करानी है आपसे। मतलब ठीक है, तो मैंने तो बताओ कहाँ की करनी है। तो उन्होंने 40,000 रुपये डाल दिए टिकट के, फ्लाइट टिकट के। अब वो मुझसे बात ही नहीं कर रहे हैं। मतलब भाई टिकट, अरे करा लूंगा, रखो अपने पास। अरे मतलब करा लो ना भाई। अरे सर अभी जरूरत नहीं, करा लूंगा मैं उनसे 3-3 महीने कह रहा हूँ कर लो भाई, कर लो, वो टिकट ही नहीं करा रहे हैं इस तरीके से। जी। ठीक है, फिर वो ये कह रहे हैं कि यार आप एक काम करना, वो टिकट कर देना इस तरह की। हम्म। मैं टिकट कर दी। तो मुझे ध्यान है कि उन्होंने टिकट मुझसे दुबई की कराई थी, तो वो 13,000 रुपये की हो गई। अब मैं वो पैसे दे रहा हूँ तो वो पैसे ले ही नहीं रहे वापस। हम्म। मैं बहुत कह रहा हूँ पैसे ले लो। तो मैंने बहुत देने की कोशिश करी, उनको नहीं दिया उन्होंने, मतलब लिया ही नहीं उन्होंने पैसे जी। वापस। आई डोंट नो भाई, पता लिया नहीं। तो ऐसे मिराकल भी हुए मेरी लाइफ में। जी। मतलब ऐसा है कि अगर आप छोड़ रहे हो तो आपको चीजें अल्लाह ताला और दूसरी तरीके यूएसए इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। जी। मैंने सोचा, मैंने अपनी जिंदगी में लास वेगास में ना अच्छा इंसान 3 नाइट नहीं रुक पाता, क्योंकि डेली का 25-30 हजार का खर्च होता है। मैंने बहुत क्रिएटर देखे हैं इंडिया में, वो जाते हैं, वो शिकागो पहुंच जाते हैं या ऐसी जगह पहुंच जाते हैं, लेकिन लास वेगास से और लॉस एंजलिस से बसते हैं, एक दिन में वो गायब हो जाते हैं। मेरे बाद भी बहुत क्रिएटर गए, लेकिन मैं वहाँ 7 दिन रहा और 8 दिन, मतलब आप 15 दिन रहा लास वेगास में और लॉस एंजलिस में, जो दुनिया के आप महंगे शहरों में से कह सकते हो आप। अच्छा रबाब, सबसे सस्ती कंट्री कौन सी है सबसे जहाँ पर मतलब अगर कोई जाना चाहे तो सबसे सस्ती कंट्री? सबसे सस्ती कंट्री, अभी जैसे मैं आपको बताऊं, एक कंट्री थी मुझे बहुत अच्छी लगी थी, कजाकिस्तान। अच्छा। कजाकिस्तान तो ऐसा था कि मेरी 14,000 रुपये फ्लाइट हो गई थी आने जाने की। हाँ, कुल वीज़ा फ्री था बिल्कुल 14 दिन के लिए, और हॉस्टल भी बहुत सस्ते थे, मतलब 800-900 रुपये में, 1100 रुपये में हॉस्टल जी। थे। बट उस समय थे, बट वो अब थोड़ा कॉस्टली है। उसके बाद लाओस मुझे बहुत अच्छी लगी, सस्ती कंट्री लगी लाओस। बहुत सारे लोग समझते हैं, ये समझते हैं कि किसी की करेंसी अगर सस्ती है तो दैट्स वाई वो सस्ती कंट्री, ऐसा नहीं है। तो जैसे लाओस आपको फ्रेंडली कंट्री मिलेगी, आपको लगेगा ठीक है यार है। वियतनाम आपको लगेगा जैसे इंडिया का है, इस तरीके से है। मतलब ये कंट्री ऐसी है, जैसे लाओस हो गया, वियतनाम कंट्री हो गया इस तरह का, और उज्बेकिस्तान हो गया, जो 70-80 हजार के रेंज में आती है, इसे आप घूम सकते हो। ठीक है, और जी। कम में भी घूम सकते हो आप, मतलब 70-80 हजार तो मैंने ज्यादा बोल दिया। वियतनाम और लाओस तो ऐसा हो गया कि आप मतलब सही मायने में तो 35-40 हजार में घूम सकते हो आप। जी। हाँ। अच्छा, ऐसी कौन सी कंट्री थी जहाँ पर आप व्लॉग शूट कर रहे हो लेकिन आपको शर्म आई हो, आप और आपने अपना कैमरा बंद कर दिया हो कि यार ये दिखाना ही नहीं है? यार ये तो जैसे अफ्रीका में, मैंने बताया अफ्रीका वाले थोड़े कैमरे से बचते हैं, वो जी। थोड़ा उन्हें ये लगता है कि कैमरे पे कैमरा फ्रेंडली नहीं मानते, वो थोड़ा अच्छा जी। नहीं मानते, उन्हें लगता है भाई जैसे गुर्बत को बेच रहे हैं हमारे। ये था, इस तरह का था। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जैसे मैं जब वहाँ गया था जापान, तो चीज़ें ऐसी थी कि यार मतलब वियर्ड थी वो। जैसे उनकी नाइट लाइफ बहुत वियर्ड थी इस तरह की। एक जगह टी शर्ट बिक रही थी ओपन उनके, जैसे हम जब नहा रहे थे तो बिल्कुल था, मतलब बिल्कुल ओपन था, मतलब नहा रहे थे वो? हाँ, सारे लड़के अलग
गर्ल्स अलग, बॉयज अलग, और बिल्कुल कोई मतलब लगा हुआ नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो जो नहा रहे हैं लड़के बिल्कुल नंगे नहा रहे हैं, बिल्कुल इस तरीके से। अच्छा। तो जब मैं फर्स्ट डे जब मैं उतरा जापान में, आई थिंक, हाँ, टोक्यो में उतरा था शायद, हाँ पहले दिन टोक्यो में उतरा था मैं। तो जब हम गए तो जकूजी लगा हुआ था नहाने का, तो वहाँ पे बाथरूम भी थे, पर्सनल बाथरूम भी थे, जकूजी भी थे। तो वहाँ पे ये था कि आप नंगे जाओ बिल्कुल। ओहो। हाँ, और सारे ग्रुप में, अरे मतलब ये था, और फाइन था। मतलब अगर अगर आपने अंडरवेयर पहना है यहाँ तो फाइन है, मतलब अच्छा। अंडरवेयर से उनका पानी गंदा हो जाएगा। ओहो। फाइन था, बड़ा दिमाग खराब इस तरह। और पानी भी बहुत गर्म होता है उनका, वो जो जकूजी वाला वाटर होता है। अब ये तो बहुत एक अलग एक्सपीरियंस था। मतलब यार ये तो कपड़े भी नहीं उतरे हमारे तो। मतलब फाइन देने तैयार हूँ, बोले नहीं। फाइन उसे कहते हैं कि जो अनजाने में हो गया, आप हम्म। तो जानबूझ के कह रहे हैं, आप तो ये तो बिल्कुल अलाउ नहीं है इस तरीके से। तो उन्होंने अलाउ ही नहीं किया। तो वो एक बियर्ड चीज थी इस तरीके से। जी। मैंने वो वीडियो में बताई भी थी, चला भी था इस तरीके से। हम्म। और जापान में जब बहुत सारी गली में घूमोगे तो वहाँ टी शर्ट मिल रही होंगी, तो बिल्कुल ओपन, सब कुछ नंगा होगा, उस पर लिखा हुआ प्रिंट वगैरह इस तरह। सिर्फ इसलिए गवर्नमेंट भी चाहती है कि थोड़ा इनके दिमाग में कुछ आए, कम से कम ये मतलब आगे जनरेशन को बढ़ाए इस तरीके से। तो मतलब वहाँ ज्यादा प्रमोट करते हैं इस चीज हाँ, को। इस चीज और को। ऐसा कहीं दूसरी जगह एक्सपीरियंस हुआ इस तरीके का? क्योंकि इसके लिए नहीं, ज्यादातर जो मशहूर है वो थाईलैंड है। थाईलैंड, मैंने कहा थाईलैंड लीगल नहीं है। थाईलैंड होता है सारी चीजें, लेकिन अगर ऑफिशियली देखो, थाईलैंड का बताओ कुछ। थाईलैंड तो यार मुझे मतलब बढ़िया कंट्री लगी। थाईलैंड को एक साइड पे रखा गया लोगों ने, इसको ज्यादा नाइट लाइफ को ज्यादा प्रमोट किया गया, लेकिन थाईलैंड बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी हॉस्पिटैलिटी, बिल्डिंग बहुत शानदार है उनकी, और लोग बहुत हम्बल है, हम्म। और ब्यूटी बहुत अच्छी है, और एक्टिविटी ऐसे ऐसे ले आए वो। अभी एक एक्टिविटी लेकर आए हैं बहुत अच्छी, मैं कर नहीं पाया, कि इल्यूजन वाली, कि जब आप अंदर जाते हो और सेम जैसे मैंने बताया था 3D वाली, हम्म। इस तरह की एक्टिविटी लेकर आते हैं इस तरह। अब वो नाइट लाइफ को उन्होंने ज़्यादा प्रमोट किया। थोड़ा नाइट लाइफ ईजी है, और देशों के मुकाबले बहुत ईजी है। जैसे आप नाना प्लाजा पे चले जाओगे तो नाइट लाइफ बहुत ईजी है, और जब पटाया बहुत है इस तरीके से। लेकिन वहाँ की मैंने जंगल सफारी करी थी नाइट नाइट में। अच्छा। तो ज़्यादातर क्या होता है, जब हम शेर को देखते हैं तो शेर पिंजरे में होता है और हम बाहर होते हैं। लेकिन जब वहां जाओगे तो आप जो होगे पिंजरे में। वो पिंजरे में होगे, और शेर ऊपर घूम रहा होगा इस तरीके से। जी। तो ये बहुत एक यूनिक एक्सपीरियंस है जी। इस तरीके से। जी। अच्छा, मैं अब कुछ कंट्रियों का नाम लूंगा और वहाँ वहाँ का सबसे बेस्ट जो हाँ, भी आपका एक्सपीरियंस रहा हो वो ठीक, बताएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले दुबई से शुरू करते हैं, दुबई का एक्सपीरियंस। दुबई, 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 बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा महंगा है? नहीं, दुबई जाओगे तो बुर्ज खलीफा तो घूमोगे घूमोगे आप। जी। हाँ, दुबई मुझे बढ़िया लगती है। मतलब हम्म। दुबई एक ऐसे कह सकते हो, पूरी दुनिया का आप ये कह सकते हो मीटिंग पॉइंट। हम्म। मीटिंग, लोग आते हैं, जैसे मतलब पाकिस्तान तो इंडिया नहीं जा रहा खेलने के लिए, वो इंडिया नहीं आ रहे तो दुबई आ सकते जी। हैं। दुबई के बाद में चाइना। चाइना टेक्नोलॉजी और डेडिकेट, और अगर आपको सीखना है उनसे हम्म। कि जिंदगी में कैसे आगे बढ़ना है, और तो आप चाइना, काम के मामले में और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में चाइना बेस्ट। जी। नहीं, उसका एक एक एक्सपीरियंस आपका कि वो अगर कोई चाइना जा रहा है तो ये ज़रूर करना है। अच्छा, ये, एडवेंचर हो सकता है वो, या जैसे आपने जापान का वो वाला बताया अभी, हाँ, पटाया का बताया, इस तरीके से। अगर आप चाइना अगर जा रहे हैं इस तरीके से, तो चाइना में संघाई जो है ना, हम्म। संघाई आपको घूमना चाहिए। जी। और मैं थोड़ा एक्टिविटी को थोड़ा अवॉइड करता हूँ, क्योंकि एक्टिविटी में आप फंस जाते हो, आपको वहाँ के लोगों से मिलना चाहिए। मतलब एक्सप्लोर करना चाहिए। हाँ, एक्सप्लोर करना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए, और झांगजियाजी जरूर जाना चाहिए। जो अच्छा। झांगजियाजी जगह है ना, जहाँ पे वो माउंटेन है, मैं अगर चाइना जाऊंगा दोबारा तो वो माउंटेन क्लीम करूंगा खुद। वो जो है। हाँ, वो इस तरह, मतलब इतना छोटा छोटा रास्ता है, एक बीच में एक पेज ऐसा आता है कि वहां पर कुछ है ही नहीं। ओफो। हाँ, तो वो मुझे एक्टिविटी करनी है। और शीशे वाला ब्रिज, अगर चाइना जा रहे हो तो शीशे वाला ब्रिज जरूर एक्सपीरियंस करना है, वो वो शीशे वाला। बहुत ज्यादा। जी। अब इसके बाद में हम बात करेंगे ईरान की। ईरान ईरान जा रहे हो मतलब तो, जी। ईरान तो यार बहुत बढ़िया, वहाँ का खाना खाओ। और ईरान तो बहुत खूबसूरत जगह है। जी। तो अफ्रीका। अफ्रीका में तंजानिया बहुत बेस्ट है। अच्छा, ईरान पे आते हैं वापस। अगर हाँ और अगर अरबाज ईरान जा रहे हैं तो नहीं यार, मैं तो अपने क्योंकि दोस्त, ईरान ईरान का नाम आने के बाद ना आपके चेहरे पे जो नहीं, स्माइल आई। नहीं, ईरान तो मेरे फेवरेट कंट्री में से एक है, जी। जी। क्योंकि मेरी दोस्त वहां रहती है। मैं जाऊंगा तो जाहिर अपने दोस्त से तो मिलूंगा ही मिलूंगा। जी। 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 अच्छा, अफ्रीका। अफ्रीका में तंजानिया बहुत बेस्ट है। जी। तंजानिया मैं चाहता हूँ कि लोग तंजानिया जाएं, वहाँ के बीचेस घूमें, वहाँ का कोकोनट वाटर पिए, और
बहुत बढ़िया मजा आएगा आपको। मतलब ये मान के चलिए आपकी एक ऐसी हिडन जगह है जहाँ पर बॉलीवुड के बहुत लोग जाते हैं सिर्फ घूमने के लिए। अच्छा। हाँ, तंजानिया बहुत बेस्ट है। अफ्रीका, इजिप्ट, इजिप्ट के बारे में बताएं। इजिप्ट, इजिप्ट बहुत कंट्री अच्छी है। इजिप्ट जब जाओ तो वहाँ आसमान एक जगह है, वहाँ पर जाना। और एक जगह वहाँ पर लक्सूर, वहाँ पर जाना स्पेशली, जहाँ पर ये दो जगह बहुत बेस्ट हैं घूमने के लिए हिसाब से। और मेरा अभी तक का सबसे फेवरेट सिटी इजिप्ट में जो लगता है वो है अलेक्जेंड्रिया। अच्छा, वहां पर क्या चीज ऐसी है? यार वहाँ का ये है कि मैं उससे जो कंपेयर करता हूँ ना, हम्म। वो मुंबई के मरीन ड्राइव से करता हूँ। अच्छा अरबाज भाई, आपको किसी कंट्री में पुलिस का सामना करना पड़ा है? मतलब वहाँ की लीगल डिपार्टमेंट का? बिल्कुल बिल्कुल। जी। सिंगापुर में भाई अमेजिंग, मेरा आईफोन खो गया था भाई। अच्छा। आईफोन ऐसा था, मैं कार में था, मैंने कार ली और हम एक लोकेशन पे जा रहे थे। मेरा कार में वो आईफोन रह गया। ठीक है। तो जैसे वहाँ भी ऊबर चलता है इस तरीके से, तो मेरे पास दो फ़ोन होते हैं, एक अपना आईफोन, एक एंड्रॉयड। तो एंड्रॉयड था मेरे पास, आईफोन वहाँ पर रह गया इस तरीके से। तो जैसे ही मैं उतरा तो मुझे महसूस महसूस तो हो गया कि हम्म। कुछ रहा है, लेकिन वो कार चली गई इस तरीके से। अच्छा। तो हमने तुरंत उबर से कांटेक्ट किया, हम्म। मतलब वहाँ पर जो चलती है। उसके बाद दे एक्सेप्ट कि हाँ उन्हें मोबाइल मिल गया आपका। अब वो ला नहीं रहा था, अच्छा। वो लोकेशन पे नहीं ला रहा था। पहले तो बोल रहा था ला रहा हूँ, फिर उसने डिमांड रखी यार मैं मुझे इतने पैसे चाहिए सिंगापुर के। अच्छा, उस समय थोड़ा सा मेरे दिमाग में ग्रीडी आ गया कि यार मैं से पैसे क्यों दूं, लेकिन वो अपनी जगह सही था, क्योंकि वो भाई ट्रेवल करके आ रहा है। हाँ ट्रेवल करके आ रहा है वो, फिर इतना पैसा चाहिए से। तो भाई मैंने मना कर दिया, और फिर लास्ट में बहस हो गई। बहस होने के बाद इतनी बात बहस हो गई कि मैंने कहा कि मैं आपकी कंप्लेन करना चाहता हूँ। हम्म। तो मेरी कंप्लेन करने से पहले ही उन्होंने उसको मोबाइल को लॉस्ट एंड फाउंड में दे दिया पुलिस को, वहाँ के पुलिस में। तो हम जब पुलिस के पास गए तो दे एक्सेप्ट कि हाँ यार आपके साथ हुआ इस तरीके से, लॉस्ट एंड फाउंड में हो गया। उन्होंने उस सब कॉल करी बंदे को, तो उसने कहा कि आपका मोबाइल वहाँ मिलेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, लॉस्ट एंड फाउंड का रूल क्या है कि वो आपकी ईमेल आईडी पर कंफर्म करेंगे, फिर मोबाइल आपको 3 दिन बाद मिलेगा या 4 दिन बाद मिलेगा, क्योंकि वो अब कोरियर कोरियर से जाएगा ये सारी ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट जाके हाँ लेना। जाइएगा। लेकिन मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी तो वो बोले आप जाइए उस लोकेशन पे, बोले आप रिक्वेस्ट करके देख लीजिए। हम गए और हमने रिक्वेस्ट करी, अल्हम्दुलिल्लाह हमें 1.5 घंटे में मोबाइल मिल गया, अच्छा। मोबाइल वापस मिल गया। तो जी। मेरा ये इतना अच्छा एक्सपीरियंस था सिंगापुर का कि 1.5 लाख का आईफोन उन्होंने मुझे 1.5 घंटे के अंदर मिल गया मुझे मेरा। जी। हाँ अच्छा, कहीं चोरी हुई है आपके साथ? हाँ, कहाँ हुई? चोरी ईरान में हुई है। ईरान में तो आप बहुत कुछ नहीं। ईरान ने आपका बहुत कुछ चुरा लिया। चलिए, हाँ। बाकी तो छोड़िए, पैसे पे ही बात करते हैं। क्या चोरी हुई थी? यार मैं ना ट्रेन में घूम रहा था, जी। तो मेरी वहाँ पता है कि कितनी मेरी 3 बार चोरी हुई है वहाँ। अच्छा। ट्रेन में घूम रहा था तो ट्रेन में मेरी चोरी हुई वहाँ पे, मतलब ऑलमोस्ट मेरी जेब से पैसे निकाल लिए। तो जब मैं ईरान और अफगानिस्तान मैंने एक साथ किया था, तो मैं अपने साथ $1500 लेके गया था हम्म। बहरीन से। ऑलमोस्ट मेरे पास मतलब $1200-1300 थे, साथ में कुछ डॉलर और मेरे पास थे। जी। $1300 लग गया था। इस तरीके से अफगानिस्तान में गया था। तो पहले मेरा ईरान था और ईरान से मेरा अफगानिस्तान था। तो ईरान की करेंसी ऐसी थी, एक तो मिस्टीरियस करेंसी, करेंसी को समझने में आपको 2-3 दिन लग जाएंगे, अच्छा। क्योंकि वहाँ का जो 10 का नोट है वो उस पर 1 लाख भी लिखा हुआ है। जो 100 का नोट है उस पर मतलब 10 वो लिखा हुआ है, 10 मिलियन लिखा हुआ है, यानी वो 1 करोड़ का नोट है इस तरीके से, मतलब एक 1 करोड़ करेंसी। का एक नोट? हाँ, मतलब 100 का। तो इसकी एग्जैक्टली वैल्यू 100 रुपए की एक तरीके से, मतलब हम्म। आप ये कह सकते हो कि वो इंडिया। जीरो बड़ा हुआ है वो। हाँ, इस एग्जैक्टली इस तरीके से ये था। तो मेरा जब हम ट्रेन से सफ़र कर रहे थे तो एक बंदा अफगानिस्तान का था, तो उसके साथ वो आ रहे थे। तो उसमें मुझे 2 लोगों पर शक था पहले, वो थोड़ा बिहेव हमारे साथ वो था, तो शायद वो वहीं पैसे चुरे होंगे इस तरीके से। उसके बाद जब मैं आया तो होस्ट ने मुझे मिला, तो जब मैंने चेक किया था तो डॉलर मेरे थे मेरे पास बचे हुए, जैकेट से पैसे निकल चुके थे लोकल ईरानी करेंसी, जो ऑलमोस्ट 4,500-5,000 रुपये थे मेरे, हम्म। वो पैसे चले गए। उसके बाद डॉलर थे, जो डॉलर मैंने अपने बैग में रख लिए। उसके बाद मैंने 5-6 दिन चेक नहीं करे। उसके बाद 6 से 7वें दिन जब मैं ईरान एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हुआ, जब मैंने चेक करा तो वो मेरे $500 कम थे। हम्म। 500 से लेकर $600 कम थे इस तरीके से। 500-600 डॉलर? हाँ, तो मुझे वहाँ पे ना कुछ लोगों ने बताया था कि करेंसी ना जेब में रखा करो, कि डॉलर इस समय ऐसा हो रहा है कि ये चीज़ें बढ़ रही हैं। अब देखो, अच्छे बुरे हर जगह लोग होते हैं, हम्म। मैं ना तो कंट्री को ब्लेम कर रहा हूँ। नहीं नहीं, वो तो हाँ लोग, हाँ एक आदमी एक मछली पूरे तालाब को हाँ गंदा कर हाँ देते। हाँ हाँ। जी। और अच्छा एक्सपीरियंस तो 90% तो अच्छा है एक्सपीरियंस ही रहा वहाँ से। ठीक है, वो तो रहा इस तरीके से।
तो ये एक्सपीरियंस था मेरा। जी। और एक इमिग्रेशन पे लगा मुझे थोड़ा कि मतलब एक जगह जब मैं ईरान से अफगानिस्तान क्रॉस कर रहा था, तो भी मेरे साथ ऐसा हुआ कि एक इमिग्रेशन ऑफिसर मुझसे पैसा लेना चाहता था। हुँ। तो जैसे मैंने अपना पासपोर्ट निकाला, तो उसमें पैसे थे $100, ठीक हुँ। है? तो जैसे मैं एक ही अपने मेरा जो बैग है ना, उस बैग में पैसे रखता हूँ, पासपोर्ट भी इसमें रखता हूँ। जो होते हैं ना एक छुपी हुई पॉकेट जो हुँ, होती हुँ। है बैग के अंदर, उसी में अपना पासपोर्ट रखता हूँ, उसी में करेंसी रखी थी। तो जैसे पासपोर्ट निकाला। हाँ, तो जैसे पासपोर्ट निकाला तो करेंसी उसमें फँस गई। हुँ। तो उसमें नोट आ गए, जैसे 2-3 नोट आए, तो ऑलमोस्ट 2 नोट तो रख लिए मैंने जेब में, 1 नोट उसमें रह गया, हुँ, उसमें रह हुँ, गया हुँ। इस तरीके से। जब तक पासपोर्ट मेरा उन्होंने ले लिया था। और जब वो पासपोर्ट वापस करना आया, तो वो आँखों के सामने से $100 नहीं था। मैंने कहा था सर इसमें $100 था, वो उन्होंने मना कर दिया, $100 था ही नहीं इसमें, अच्छा। इस तरीके से। तो ये अब ये मैं इसको इत्तेफ़ाक समझ रहा था, हुँ, लेकिन यही मैंने एक पॉडकास्ट पे किसी और भाई के मुँह से सुना, हुँ, सेम एक्सपीरियंस, हुँ, तो मैं उसको रिलेट कर पाया कि हाँ यार, मुझे ऐसा कुछ लगा। हुँ, हुँ। एक भाई के मुँह से सुना था मैंने पॉडकास्ट पे कि यार जी, उनके साथ भी ऐसा हुआ है। जी। तो ये हुआ, बट लेकिन ये जो इमिग्रेशन वाला है, ये मेरे साथ यहाँ अफ्रीका में भी हुआ। जैसे मैंने कहा ना कि अफ्रीका के जो इमिग्रेशन अधिकारी है, वो दे वांट मनी, इस हुँ, तरीके हुँ, से। हुँ। साथ आपने कंबोडिया के बारे में नहीं पूछा। कंबोडिया का मेरा एक्सपीरियंस क्या था जी। कि वहाँ पर तो साथ कोई जो यूट्यूबर होते हैं वो रिपीट ही नहीं होते। वर्थ इमिग्रेशन ऑफ द वर्ल्ड अगर आप सर्च करोगे यूट्यूब पे, हुँ, तो कंबोडिया की वीडियो मिलेगी आपको। जी। कंबोडिया का क्या हिसाब है? देश है कंबोडिया, हुँ, बहुत मतलब, एक तो वो ऑफिशियली कहीं लिख नहीं रखा उन्होंने, लेकिन जाओगे तो आपके पास $500 होने चाहिए, अच्छा। और डॉलर ही होने चाहिए, मतलब कोई ऑफिशियल नहीं है, होना चाहिए। अब ये जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं यार आप व्यूज के लिए बोल रहे हो, नहीं है, ये मेरा एक्सपीरियंस नहीं रहा, ऑलमोस्ट 15-20 यूट्यूबर का रहा है। आप डालो ना इसमें बर्थ इमिग्रेशन, मतलब इस तरह, हुँ, तो आपको कंबोडिया का ये नाम आएगा ज्यादातर, या खाली ये डाल दो कंबोडिया इमिग्रेशन डाल दो, आप ज्यादातर हुँ, उन्हीं का नाम आता है इस तरह का। और ये सारी चीजें, अब जैसे जब गूगल पर सर्च करोगे, तो सबसे ज्यादा हैकिंग कहाँ से होती है, सबसे ज्यादा जो इस तरह की ऑनलाइन चोरी होती है पैसों की, तो पता चला कि यार कंबोडिया में लोग बैठे हुए हैं इस तरह के, अच्छा। मतलब जितने इस तरह के क्राइम करने वाले लोग हैं, कंबोडिया से ही करते हैं क्राइम। हुँ, दैट्स वाई उनकी वजह से शायद उन्होंने इस तरह का इमिग्रेशन टप किया होगा। जी। ये हरबाज भाई, कुछ आखिरी सवाल मैं करना चाहूँगा। हम्म, अभी आपकी एक एक लेटेस्ट कंट्रोवर्सी, क्या एक आपके ऊपर ब्लेम लगाया था कि वही फ़ोन वाला, और फिर हाँ। उसने आपको गालियाँ-वालियाँ दी, तो वो क्या चीज़ थी? क्या बात हुई थी पूरी? यार एग्जैक्टली क्या है, जैसे मैं रिप्लाई करता हूँ ऑलमोस्ट जी। सबको, तो रिप्लाई का जैसे मैं इंडिया में होता हूँ तो ऑलमोस्ट रिप्लाई करता हूँ मैं, या बाहर भी होता हूँ, टाइम मिलता है रिप्लाई करता हूँ मैं। तो एक फॉलोअर था वो, जो मुझसे चाहता था कि यार मैं उसके लिए आईफोन लेकर आऊँ। तो जब हम कंटेंट बनाते हैं, तो जब तक हमारी कंटेंट की वीडियो एंड नहीं हो जाती, तो हम प्रिटेंड करते हैं कि हम उसी देश में हैं। हुँ, हुँ। तो इसमें कोई झूठ नहीं है, ये जैसा अभी आप काम कर रहे हैं, हाँ, स्ट्रैटेजी है, हाँ, जैसा अभी आप स्ट्रैटेजी। पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो उसको आप रिवील नहीं करना जी, चाहेंगे जी, इस जी। तरीके से। तो उनने पूछा कहाँ हो, मैं यार मैं अमेरिका हूँ। तो बोले मोबाइल मंगाना है, मैं यार अमेरिका से तो नहीं ला सकता, लेकिन मैं इफ़ आई गो टू दुबई, तो मैं दुबई से ले आऊँगा। बोला ठीक है। तो बोले मैं पेमेंट डाल देता हूँ, मतलब डाल देना बाद में, कोई ज़रूरत नहीं है, जब मैं जाऊँगा तो ले आऊँगा। बोले ठीक है। बोले नहीं, डाल देता हूँ। तो मैंने अपना नंबर दिया जो मेरा जीएसटी नंबर से जुड़ा हुआ है, हुँ, फ़ोनपे का। उसने ₹1 आ गया। उसके बाद वो कहने लगा कि आप मेरे भाई से बात कर लो। मैंने क्यों बात बात करूँ? कि उन्हें भरोसा नहीं है। तो मैंने, ये मेरी प्रॉब्लम थोड़ी है भई, आपको मोबाइल मंगाना है और आप मुझसे इंस्टेंट बार-बार कह रहे हो कि यार मोबाइल लेकर आओ मेरा, तो ही मैं एग्री हुआ हूँ। ये मेरा कोई काम नहीं है मोबाइल लाने का, मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ। हुँ, हुँ। ये आपको तो बस। आपको भरोसा है तभी मुझे आप बात कर रहे हो, और भरोसा नहीं है तो बात नहीं करो। मैंने भाई ठीक है, मैं तुम्हारा मोबाइल नहीं लेकर आऊँगा। उस दिन चैप्टर क्लोज़ हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि एक दिन कोई कॉल आता है उनके हिसाब से, वो कहते हैं कि मैंने कॉल किया था आपको और आपने कहा कि आप दुबई में नहीं हो। तो उनके हिसाब से लगता है मैंने झूठ बोला। मैं क्यों भाई, आपको क्यों, क्या मतलब मैं कौन सी लोकेशन पे हूँ? जब आपने कोई पैसा डाला ही नहीं, तो आप ये क्यों कह रहे हो मैं मोबाइल लेकर आऊँ? जी। तो उनकी इंटेंशन क्या थी, वो अंदर डीएम में आके गाली देने लगे, बहुत उल्टी-सीधी बात करने लगे। उसके बाद मैंने रोका, तो फिर वो माँ पे आ गए, माँ पे गाली देने लगे। तो मैंने एक स्टोरी लगा दी कि लोगों को पता होना चाहिए गाली में और थ्रेट में क्या अंतर होता है। आप मेरी माँ को आप गाली बोलोगे, आप ये कहोगे तेरी माँ कोई 80 साल की थोड़ी है मैं इनकी शादी करूँगा। तो ये मेरे लिए रेप की धमकी है। हुँ, तो उसके बाद वो कहने लगे 80,000 वापस करो मोबाइल के। मैं तो कोई पैसा लिया नहीं आपसे। अगर पैसा लिया होगा आपने तो कोई प्रूफ हो। सबूत तो होगा, कोई स्टेटमेंट तो होगी, कोई आप तो होगी। पहले वो घुमाने लगे, बोले कल दूँगा, परसों दूँगा, तरसों दूँगा। लेकिन उसके बाद जब हमारे फॉलोवर गए, तो उन्होंने हमारे फॉलोवर से कहा फ़ोन पे
कि अरबाज को हमने कोई रुपया नहीं दिया, सिर्फ 1 रुपया दिया है। हम्म। मतलब वो ऑडियो में और स्क्रीनशॉट में ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उनके साथ कोई फ्रॉड नहीं हुआ, उन्होंने अरबाज को कोई रुपया नहीं दिया, सिर्फ 1 रुपया दिया है, 80,000 नहीं दिया है। उसके बाद दैट ही रियलाइज, उन्होंने सॉरी बोला। तो मैंने कहा ये सॉरी जो बोल रहे हो मुझे यहाँ नहीं चाहिए, पब्लिक में चाहिए जहाँ पर आप मेरी इंसल्ट कर रहे हो। जी। तो ये सारी कहानी थी इस तरह की। तो मतलब समटाइम फेम पाने के लिए, क्योंकि जब मैंने स्टोरी लगाई थी उनकी एक रील पे 10,000 व्यूज आ गए थे, तो दैट्स वाई वो इस तरह का फेम पाना चाहते थे, ये था। जी। हाँ। अच्छा, जैसा आपने कहा तो आप अम्मी से ज़्यादा अटैच हैं अपनी, हालांकि सभी होते हैं, हाँ लेकिन आप काफ़ी हद तक बर्दाश्त कर रहे थे, लेकिन जब माँ पर बात आई तो? एग्जैक्टली क्या है कि देखो मेरे वालिद नहीं है, लगभग 14-15 साल हो गए उनको जी। इस दुनिया से गए हुए। माँ है, ठीक है। और जब मैं ट्रैवल पर जाता हूँ और ट्रैवल से आता हूँ, तो सबसे पहले आने के बाद मेरी पहली कॉल ये होती है कि वो कैसी है। हम्म। और जब वो कहती है ना कि आई एम ओके, मैं ठीक हूँ, मैं खुश हूँ, हैप्पी हूँ, तब मुझे लगता है कि यार अब सब कुछ ओके है। हम्म। क्योंकि ट्रैवल में बात नहीं कर पाता, उन्हें इतनी मतलब उनसे बात नहीं हो पाती, वो इतनी एक्टिव नहीं है कि फेसबुक पर कैसे, सॉरी व्हाट्सएप पर कैसे बात होती है, उनको इस तरह नहीं होती है। मतलब जी। जी। हमारी जो भांजी है, अगर वो कॉल लगाते तो बात अलग इस तरह होती। तो माँ के लिए तो आपको पता है अलग चीज़ होती है। माँ तो ऐसी, अगर दुनिया कमा लो, अगर माँ नहीं कमाई तो कुछ नहीं है। जी। माँ बापों के अंदर हमेशा ये गुरूर होना चाहिए कि हम अपने बेटे से ये बात बोलेंगे और वो चीज़ होगी। हम्म। आपको ये प्रिविलेज देनी चाहिए अपने पेरेंट्स को कि उन्हें ये गुरूर है कि तू ये कर दे हमारे लिए। तो जैसे मैंने कहा वालिद साहब नहीं इस तरीके से, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार अगर कोई माँ पे आपके अटैक कर रहा है ना, तो वो आपका सगा तो नहीं हो सकता, वो आपसे प्यार नहीं कर सकता। जी। तो मेरे हिसाब से एक वक्त तक उसको समझाना चाहिए, फिर उसके बाद ना उसको ये एहसास दिलाना जरूरी है कि तुम हम में से नहीं हो। जी। क्योंकि मुझे इतना पता है कि अगर वो बंदा यहाँ आ गया मेरी माँ के पास, तो मेरी माँ उसे ऐसे ही ट्रीट करेगी जैसे वो मुझे ट्रीट करती है। माँ तो माँ है। तो जब माँ के लिए कोई बेटे में फर्क नहीं है, तो वो इतना डिफरेंस या वो इस तरह की हमानियत वाली बात क्यों कर रहा है, वो मेरी माँ को इस तरह की चीज क्यों बोल रहा है। जी। ये- बहुत सारे लोग अलग अलग कंट्री में जाने की बात करते हैं, गार्ड लेके चलते हैं, ये सारी चीज़ें चलते हैं, तो आपने कभी सोचा है कि आप जब घूमो तो यहाँ पर गनर लेके चलो, क्योंकि ये कल्चर बहुत ज़्यादा है? ये ट्रैवल ट्रैवल या व्लॉगर की ज़िंदगी में भी ऐसा पॉसिबल है कि वो? भाई मैं बहुत गरीब इंसान हूँ। अच्छा। आप जिन ब्लॉगर की बात कर रहे हो मैं जानता हूँ, उनके पास फॉर्चूनर है, उनके पास गार्ड है, वो घुमाते हैं। मैं बहुत गरीब इंसान हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, बट मैं उस एल्गोरिदम को जानता हूँ। हम्म। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप समझ जाओगे। जैसे मान लें मैं जापान गया, हम्म। मैंने 3 लाख रुपए खर्च करे। अब 3 लाख में मेरी 10 वीडियो बनी, हम्म। तो हर एक स्टोरी पे मेरे 30,000 रुपये खर्च हुए। और जैसा कि इंडिया में ट्रैवल का कल्चर नहीं है, तो इतना कंटेंट कंज्यूम नहीं होता, हम्म। तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो पैसे वापस आएंगे नहीं आएंगे। और 10 वीडियो के बाद इंसान बोर हो जाता है कि अरबाज भाई दूसरी कंट्री जाओ। तो ऑलमोस्ट मेरी एक वीडियो पे 30,000 रुपये खर्च हुए। जी। अब एक तरीका ये है कि यार मैं फॉर्चूनर लूँ हम्म। किराए पे, उसका मैं नंबर प्लेट छपा दूँ हम्म। प्राइवेसी के नाम पे, लेकिन रियलिटी ये है कि ओनर कोई और है उसका। हम्म। उसके बाद 2 बाउंसर लूँ मैं, 1,000 रुपये के, और किसी को 100 रुपये दूँ, हम्म। और इस्लामिक म्यूजिक लगा दूँ पीछे। हम्म। तो ये कंटेंट मेरा कितने रुपए में तैयार हो रहा है? मुश्किल से बहुत। 2,000 या 3,000 रुपये में। जी। मतलब मुझे लगता है कि मैं 20,000 रुपये में 1 महीने का कंटेंट तैयार कर सकता हूँ। हम्म। तो एक्चुअल में वो कंटेंट मेरी हेल्प कर रहा है, वो ही मेरा कंटेंट है एग्जैक्टली। हम्म। जो लोग समझते हैं समझते हैं। हाँ, ये डिबेट हो सकती है कि नहीं, कुछ लोग ये कह सकते हैं कि हम भी करते हैं लेकिन वो कार हमारी अपनी है। तो अगर मुझे ये पता है, अगर आप 3 लाख रुपए खर्च कर रहे हो ना महीने में कंटेंट पे, तो आप फॉर्चूनर नहीं, BMW भी ले सकते हो आप। जी। आप अमेरिका की 10 लाख रुपए की ट्रिप कर रहे हो आप, तो BMW नहीं, आप उससे महंगी भी कार ले जी। सकते हो। और अगर आपको ये पता है कि इंडिया में यही कंटेंट चलता है, हम्म। इंडिया में ना वकैती वाला जो कंटेंट होता है, ताका झकी वाला, गाय हमने कार ले ली, इसे सॉफ्ट कंटेंट बोलते हैं। क्योंकि इंडिया का कल्चर ये है, जी। हम अभी आप 2 एकड़ जमीन ले लीजिए, कोई आपके बारे में बात नहीं करेगा। जी। जिस दिन आप फॉर्चूनर ले लेंगे तो आपकी पहचान होगी कि वो अरशद भाई कौन, फॉर्चूनर वाले। जी।
तो वो जो जितने लोग फॉर्च्यूनर ले रहे हैं, मेरी कोई इनसे हेट नहीं है, हम्म। मेरे बहुत सारे दोस्तों में फॉर्च्यूनर है, लेकिन मुझे ये लगता है कि इट्स ऑल अबाउट कंटेंट। हम्म। अगर उन्हें पता है कि फॉर्च्यूनर लेने के बाद हम्म। अगर एक प्रमोशन से मुझे 35,000 मिल रहे हैं, तो 35,000 के तो किस्त चली गई आराम से ना जी। भाई। मैं तो गारंटी कह सकता हूँ कि अगर मैं फॉर्च्यूनर ले लूंगा हम्म। तो मुझे 10 स्पॉन्सर तो महीने में मिल ही जाएंगे, जी। तो मेरी किस्त निकल ही रही है उसकी। बट सवाल ये आता है कि सोशल मीडिया आपको रिवील करता है कि आपको इंटरेस्ट है, मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मैं उस रेस का हिस्सा हूं ही नहीं, किसी ने रोका थोड़ी नहीं है। जी। जब हम 3 लाख रुपए यहां खर्च कर सकते हैं हम्म। तो वहां भी कर सकते हैं। जी। 2 लाख, चलो 2 लाख ट्रेवल पर खर्च कर लेंगे, 1 लाख रुपए के हम जो है क्या करेंगे हम, तुम्हारे की किस्त मान लो 1 लाख रुपए की। फॉर्च्यूनर की इससे ज्यादा किस्त तो नहीं होगी ना, 1 लाख रुपए की किस्त हो गई तो 1 लाख रुपए किस्त में आ सकती है ना, 10 लाख रुपए जमा कर दो 1 लाख रुपए आ सकती है। लेकिन सवाल यह है क्या वो आपकी पर्सनैलिटी है, किसी ने नहीं रोका। हम्म। मान लीजिए बहुत सारे ऐसे, सेल्फ सेटिस्फेक्शन वाली बात। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, तो लोग कर रहे हैं इस तरह का, वो अब नहीं है इस तरह का। जी। देखिए प्रॉब्लम ये आती है कि लोगों को ये चीज समझनी चाहिए। लोग कहते हैं ना कि यार वो है ये है इस तरीके से, तो दैट्स व्हाई मेरी जो ऑडियंस है वो समझ ही गई होगी बात को। जी। अच्छा भाई, कंटेंट क्रिएटर, एक आखिरी सवाल है मेरा। आप एक कंटेंट क्रिएटर को जो कंटेंट बनाना शुरू कर रहा है हाँ या यूट्यूबर बनना चाहता है या हाँ शॉर्ट्स इंस्टाग्राम पर डालता है, उसके बारे उसको क्या कहना चाहेंगे? मतलब एक ट्रिक ट्रिक या एक 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 लाइफ लेसन जो आपने सीखा हो कि आप ये करो तो आप सक्सेसफुल हो ही जाओगे। सोशल मीडिया आपको रिवील करता है कि आप क्या हो। जी। कोई कोई नहीं बता सकता कि आपका इंटरेस्ट क्या है, सोशल मीडिया बता देगा। हम्म। और आपका इंटरेस्ट क्या है कि आपकी जो हिस्ट्री है, जो वॉच आप देखते हो वही आपकी ट्रेवल हिस्ट्री है, हम्म। वही आप हो। आपको वही कंटेंट बनाना है जो आप पसंद करते हो, और उसके लिए चेंज मत हो। समटाइम कई बार व्यूज नहीं आते, लोग नहीं है। आपको ये चीज समझनी है कि मान लीजिए आपको सिंगिंग आती है, तो आपको समझना है कि दुनिया इतनी बड़ी है, 140 करोड़ तो इंडिया में ही है। क्या 140 करोड़ में 1 लाख लोग तो ऐसे होंगे ना जो मुझे इकट्ठा करना, जो मेरी चीज को देखें। हम्म। और वो एक दिन में नहीं होगा, हम्म। आपको दिखवाने के लिए हम्म। आपको 10 दिन 20 दिन 30 दिन मेहनत करना पड़ेगा। हम्म। तो 2 चीजें हैं, पहला आपका जो डिजायर है वो क्लियर होना चाहिए, हम्म। आपको कंटेंट किस तरह का बनाना है। दूसरा डेडिकेशन। हम्म। मैं परफेक्ट को नहीं मानता, परफेक्ट कोई चीज नहीं है, डेडिकेशन। जब आप करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे तो आपको खुद को महसूस हो जाएगा, उसमें फेलियर भी होगा सक्सेस भी होगा कि कहाँ पर गलती कर रहे हो, और गारंटेड सक्सेस। जी। इस दुनिया में फेलियर और नाम की कोई सक्सेस नाम की चीज नहीं है, आप जो मानते हो वो बन जाते हो। हम्म। जिस दिन आपने छोड़ दिया तो आप फेल हो। और अगर आप 10 साल से नहीं कर पा रहे हो लेकिन अभी भी नहीं छोड़ रहे हो, तो दुनिया की नजर में आप फेलियर हो सकते हो, बट अभी भी आप फेलियर नहीं हो, क्योंकि अभी आप लगे हुए हो। हम्म। जिस दिन छोड़ दोगे तो फेल हो जी। जाओगे। अच्छा अरबाज भाई, रैपिड फायर करते हैं, फिर उसके बाद में इस अच्छा, पॉडकास्ट को खत्म करेंगे। तो बिल्कुल। मैं आपकी फेवरेट कंट्री जानना चाहूंगा। मैं कुछ कंट्रियों के नाम लूंगा, ठीक आपको है एक सेलेक्ट करनी होगी। ठीक है। तो यूएसए या चाइना? यूएसए। यूएसए या जापान? यूएसए। यूएसए या साउथ कोरिया? यूएसए। यूएसए या दुबई? यूएसए। यूएसए या ईरान? I love my friend Simin. You are my best friend, but USA. बहुत बहुत शुक्रिया अरबाज भाई, बहुत मज़ा आया आपके साथ में बात करके। और ये पॉडकास्ट ज़रूर देखिएगा, आपको एक्सपीरियंस होगा कि किस तरीके से हमने बहुत सारी कंट्रियों के बारे में बात की है। तो बहुत बहुत शुक्रिया अरबाज भाई मेरे थैंक यू भाई, पॉडकास्ट में। मुझे बहुत अच्छा लगा। और असद भाई बहुत मतलब एक फील आई, फैमिली वाली फील आई। और मैं चाहता हूँ कि जो मेरी तरफ से जो जितने भी लोग आ रहे हैं, अर्शद भाई के चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। और वो ये कहते हैं कि जब तक इंसान चल रहा है तो वो जिंदा है, जी। और जब आप रुक जाते हो या अपने सपने पर सोचने के लिए आप अपने आप को रोक लगाते हो, तो उसी दिन आप मर जाते हो। जी। पब्लिक की नज़र में नहीं मर रहे हो, लेकिन अब आप अंदर ही अंदर मर चुके हो। जी। तो बहुत अच्छा लगा। अल्लाह हाफिज़, जय हिंद, ख्याल रखें इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।